हर्ष, अंश, कौशलेंद्र, नील, कृष, गुरु, स्नेहा, जिमी, भैरवी, रामलखन, निलय। ये नाम मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि रोज पढ़ूं तो याद होंगे, अदरवाइज जो है, इसलिए सबसे पहले मैं नाम पढ़ता हूँ। नाउ अभी क्या है कि स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 20 Mbps की अपलोड स्पीड है। तो आई थिंक स्ट्रीम तो परफेक्ट आ रहा होगा, और जल्दी मैं बिट रेट भी बढ़ा दूंगा तो फिर क्वालिटी भी बहुत हाई हो जाएगी। आज रात को मैं मतलब शायद HD में होने लगे। भैरवी के बाद राम लखन, निलय और साहिल, ठीक है। तो हाई डेफिनेशन में होने लगे। फिर भी तुम कमेंट कर दो कि इस तरह से, क्योंकि इस समय जो अपलोड स्पीड है दैट इज 20 मतलब 10 गुना ज़्यादा है नॉर्मल स्पीड से जो पहले चलती है। तो 20 Mbps की है। सो और बिट रेट मैंने थोड़ी सी कम कर रखी है, तो ऑब्वियसली इसीलिए क्वालिटी थोड़ी 480p तक आ रही है ना। और भी क्वालिटी बढ़ाऊंगा। अच्छा दूसरी बात करता हूँ। आज जैसे मैंने 12th की क्लास गूगल मीट पे भी ली, तो बहुत अच्छी चीज़ है गूगल मीट भी। फिर दोनों को मैंने कंपेयर करना शुरू किया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वो डिसाइड कर लेते हैं, फिर मैंने क्या डिसाइड कर लिया। नया, हाँ नया, नील पटेल नया इंटरनेट लग गया है, वो DGPL का लगा है। अपलोड जिसकी डाउनलोड स्पीड है 30 के आसपास है, 30 Mbps नॉर्मल, अभी देखा चेक किया। और अपलोड है 20 Mbps। तो स्ट्रीमिंग अब पहले 2 Mbps थी तो कहाँ 2 Mbps और कहाँ 20 Mbps। तो अब तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर नेट में प्रॉब्लम आ गई तो अलग बात है, अदरवाइज ये स्पीड का फ्लक्चुएशन नहीं होगा। तो दूसरा जो गूगल मीट, जो मैंने एक क्लास ली गूगल मीट में, मेरा सारा काम हो रहा है गूगल मीट पे, कोई टेंशन नहीं है गूगल मीट पे। गूगल मीट कम स्पीड पे भी चलेगा। तो मतलब इंटरनेट अपलोड स्पीड कम है, उस पर भी गूगल मीट चलेगा। तो गूगल मीट में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं और एकदम सेम जैसा है। उसमें जो दोनों को अगर यूट्यूब और गूगल मीट को कंपेयर करो, तो जो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे गूगल मीट पे कोई बच्चा लाइव बोल सकता है या अपना स्क्रीन शेयर कर सकता है, ठीक है। मगर अगर सारे बच्चों ने लाइव बोलना शुरू कर दिया, तो क्लास में अगर 20 बच्चे बैठे हैं, 15-20 बच्चे बैठे हैं, तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, ठीक है। तो या तो जितने बच्चे बैठे हैं वो सब शांत रहे, मतलब कोई सबका माइक म्यूट हो, है ना। यस यस करते जाओ तो मुझे समझ में आएगा। तो सबका माइक म्यूट हो, तो वो एक ही जैसी चीज रहती है। तो वहां भी मतलब 12th क्लास में आज मैंने लिया, तो उसमें मतलब सारे बच्चे हैं और माइक सबका म्यूट है, तो क्लास तो बहुत अच्छा चला जैसा इसमें चलता है। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, मेरा सब कुछ हो गया, ठीक है। तो गूगल मीट भी बस एक जो ड्रॉबैक है था गूगल मीट में कि रिकॉर्ड नहीं, फ्री वर्जन में शायद रिकॉर्ड नहीं होता है, तो जो जिसको बाद में देखना है वो नहीं देख सकता है। उसका भी मैंने सोल्यूशन निकाल लिया, उसका भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो। तो मैं तो इमीडिएटली मतलब लाइव मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दी, और वो भी बहुत अच्छा सोल्यूशन निकला कि सिर्फ जो फालतू की बातें उनकी रिकॉर्ड ना करो, स्क्रीन को रिकॉर्ड कर दो, वो भी इसका सोल्यूशन आ गया है। तो सारी चीज़ों का सोल्यूशन है। तो उसके बाद भी अगर दोनों को कंपेयर करें, तो मैंने ये निकाला है कि जो डाउट के लिए है, क्योंकि गूगल मीट का फायदा तब है जब 4-5 बच्चे, मतलब 5 बच्चे बैठे हो और आपस में वो डिस्कशन करें। मतलब गूगल मीट का वो मीटिंग के लिए है। मीटिंग का मतलब होता है तुम भी बोलो और मैं भी बोलूं, है ना। तो तब एक जो डिफरेंस है, बाकी तो चैट यहाँ पे भी देख सकता हूँ, चैट वहां पे भी देख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपलोड हो जाता है, वहां पे अपलोड भी कर सकता हूँ स्क्रीन रिकॉर्ड करके। तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो गूगल मीट का सबसे बड़ा जो फायदा है, जो सबसे बड़ा फायदा है, उसमें स्टूडेंट जो है डायरेक्टली अपनी डाउट पूछ सकता है। कुछ 2-3 स्टूडेंट बोल सकते हैं, है ना, 2-3-4 स्टूडेंट, क्योंकि सारे बोलेंगे तो फिर वो पूरा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। मगर 2-3-4 स्टूडेंट है तो वो बोल सकते हैं। तो मैंने क्या डिसाइड किया है, तुम देखना, कि जो लेक्चर वाली क्लास है जिसमें मुझे ज्यादा बोलना होता है, तो वो तो मैं यूट्यूब पे लूंगा। लेक्चर वाली क्लास है जो मेन क्लास है। बाकी जो डाउट, जैसे JEE एडवांस के बच्चों के लिए जो डाउट क्लास है, यानी इसके बाद जो डाउट क्लास लगेगी, या नीट के बच्चों के लिए मैंने अलग से डाउट क्लास रखनी है, ठीक है। तो जो अलग से क्लास है, जो कम बच्चों की डाउट क्लास है अलग अलग, जैसे JEE के लिए मैं कुछ बच्चे अलग कर लूंगा, उनकी जो डाउट क्लास है जिसमें क्वेश्चन आंसर, जैसे क्वेश्चन आंसर सेशन है, मैंने क्वेश्चन दे दिया, तुमने सॉल्व किया, तुमने मेथड बताया कि तुम्हारा मेथड है, तुम अपना माइक भी ऑन कर सकते हो।
तो जो डाउट क्लास है वो मैं गूगल मीट पे रखूंगा, ठीक है। और रेगुलर लेक्चर क्लास जो है वो इस पे रखूंगा, मतलब इस पे यूट्यूब पे रखूंगा। समझ आई बात? तो जो अभी जैसे ये क्लास खत्म होगी, मान लो 7-8 बजे, 7 या 7:30-8 बजे तक खत्म होती है, मान लो ये क्लास, मेन क्लास खत्म हो गई। उसके बाद जो हम लोग करते हैं ना प्रैक्टिस या डाउट वाली क्लास, तो 4-5 बच्चे जो स्पेशल बच्चे जो जेई एडवांस के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, 5 बच्चे वैसे, तो उनकी क्लास गूगल मीट पे कर लूंगा। या फिर नीट के जो बच्चे हैं उनको स्पेशली 4-5 बच्चों को पढ़ाना है, नीट का रिवीजन करना है, तो 4-5 बच्चे, ताकि वो अपनी डाउट भी, तो ऐसे नहीं एडवांस लेवल की डाउट नहीं, लो लेवल की डाउट भी, नीट के बच्चों की डाउट भी उसी पे सॉल्व होगी। तो डाउट की क्लास अलग अलग मैं गूगल मीट पे करूंगा, है ना। और गूगल मीट का फायदा तभी है जब बच्चे बोल पाए। तो आई थिंक 5-6 लोग रहेंगे, 5-6 लोग रहेंगे, तो आपस में तुम भी बोलो मैं भी बोलूं, तो गूगल मीट का पूरा यूज करेंगे, ठीक है। टाइम फॉर नीट स्टूडेंट, देखो अभी मेरा एक सेशन जो है संडे को बोला था मैंने 10 से 12, इसमें अच्छा कमेंट, इसमें भी कमेंट मैं पूरा देख सकता हूँ, सबके कमेंट देख सकता हूँ, मेरा कमेंट बॉक्स है वहां पे भी कमेंट देख सकता हूँ। तो 90% तो सेम है ना, 90% तो सेम है। बस एक जो डिफरेंस है गूगल मीट में वो यही है कि तुम कभी भी बोल सकते हो। वो भी मैंने ऑप्शन दे रखा है कि तुम लोग व्हाट्सएप पे अपना वॉइस मैसेज भेज दो या व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो, उसका भी ऑप्शन है। तो वो भी अगर दोनों को कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और अभी अपलोड स्पीड बहुत बढ़ गई है, तो उसका भी, इसमें क्वालिटी भी बहुत ज्यादा हो सकती है, सीधे अपलोड क्वालिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और उसमें भी शायद तो गूगल मीट में थोड़ा सा पैसा देके रिकॉर्ड भी हो जाता है, मतलब वो भी रिकॉर्ड हो जाता है, मगर रिकॉर्ड मैं खुद भी कर सकता हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग का भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैंने वही डिसाइड किया कि उसमें गूगल मीट का पूरा यूज तब होगा जब बच्चे भी बोले, है ना, तुम भी उधर से बोलो मैं भी बोलूं। जैसे एक कोई क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन दे दिया, तो तुम्हारा जो मेथड क्या है, तुम क्या सोचते हो, जिस बच्चे ने सॉल्व कर लिया, या डाउट का है कोई क्वेश्चन, कहाँ पर डाउट है, तो बच्चा डायरेक्टली पूछ ले कि यहाँ पर डाउट है, अपने स्क्रीन में देख के ये डाउट है, ये डाउट है, इसको फिर से एक्सप्लेन कर दो। तो गूगल मीट इज फॉर डाउट क्लास एंड एडवांस क्लास। नीट की अलग से जो डाउट क्लास लगेगी वो गूगल मीट पे लगेगी, ठीक है। नीट की, या अभी जो अगर ये राम लखन कुलदीप और स्नेहा ये सब तैयार होंगे, तो 8 बजे के बाद, जो ब्रेक होने के बाद जो प्रैक्टिस की क्लास लगती है जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो वो गूगल मीट पे करेंगे हम लोग, है ना। वो तुम्हें डाउट दे दूंगा, तुम सॉल्व करोगे, तुम वहां से अपना मेथड बताओगे कि मेरा मेथड ये है, मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, तो वो इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मैं गूगल मीट को फिर गूगल मीट की तरह यूज करना चाहता हूँ। बाकी क्या फायदा कि मैं इसमें जैसा यूट्यूब पे करूं वैसा गूगल मीट पे करूं। हाँ, निलय पटेल, टाइमिंग फॉर, इसमें ये लिखने वाला सॉफ्टवेयर निकाल लेता हूं। स्क्रीन शेयर में दोनों पे कर सकता हूं, है ना। नीट क्लास की टाइमिंग मेरे पास अभी जो है, क्योंकि मेरे पास गूगल मीट का भी ऑप्शन हो गया है, अब स्पीड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीड भी खत्म हो गई, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अभी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई है। तो ना तो स्पीड की प्रॉब्लम है ना इसकी प्रॉब्लम है। तो अब जो मेरे पास टाइम फ्री है वो बता देता हूं, उसके अकॉर्डिंग तुम लोग डिसाइड कर लो, है ना। और नीट की जो रिवीजन क्लास है वो गूगल मीट पे हो जाएगी, उसमें सारे बच्चों को आने की जरूरत नहीं, 4-5 बच्चे, तो आपस में तुम लोग डाउट भी पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। तो नीट की डाउट क्लास होगी, रेगुलर क्लास आप लोग इसी पे करेंगे। नीट की टाइमिंग देख लो, मैं अपना टाइम बताता हूँ। मेरा सुबह का एक स्लॉट फ्री हो गया, 8 टू, वैसे तो मैंने संडे को रखा था, मैंने संडे को डिसाइड किया था नीट की क्लास का टाइमिंग 10 से 12, ठीक है। संडे को डिसाइड किया था, फाइनल जो किया था वो संडे को 10 से 12 किया था, 10 से 12 किया था। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फटाफट आराम से शुरू करता हूँ। 10 से 12 संडे को किया था, संडे को, किसी और दिन नहीं। बायो वाली मैडम को फोन मत करना, मेरे पास बायो वाली मैडम का मैसेज आया था कि आपने मेरे टाइम पे रख लिया। ये संडे को 10 से 12 है, ठीक है, संडे को 10 से 12 है। मगर एक और ऑप्शन तुम्हें देता हूं, अभी मैं फिलहाल 8 बजे से लेकर 9 बजे तक फ्री हूं, 8 से 9 फ्री हूं, ठीक है। तो 8 से 9 रोज फ्री हूं। तो और ये वाली जो क्लास है रिवीजन वाली, ये गूगल मीट पे चलेगी। रिवीजन क्लास, जो भी डाउट है तुम पूछ सकते हो, ये गूगल मीट पे चलेगी, है ना। ये वाली क्लास मैं गूगल मीट पे लूंगा, ताकि तुम जो नीट वाले बच्चे हैं वो डाउट भी पूछ पाए, है ना, अपनी डाउट पूछ पाए। जहां पर डाउट पूछने की क्लास होगी वो गूगल मीट पे अच्छी रहेगी, और जो बिना डाउट वाली क्लास होगी जिसमें मुझे सिर्फ पढ़ाना है, तुम्हें हल्के हल्के कमेंट करने हैं,
वो क्लास जो है मैं यूट्यूब पे लूंगा। तो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। मुझे दोनों ऑप्शन बढ़िया लगे, ठीक है, दोनों चीजें पसंद आई, ठीक है। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट है और डिस्कशन है तो अपने गूगल मीट में 5-5 का, जैसे नीट वाले 5-6 बच्चे होंगे तो उनका एक ग्रुप हो जाएगा, तो 5-6 बच्चों के लिए 10 बच्चे से कम में गूगल मीट बहुत सही है। सब लोग बात करेंगे, सब लोग डिस्कशन करेंगे, अपना डाउट बोलेंगे तो मैं अपना डाउट बताऊंगा, या जो एडवांस वाले बच्चे उनको क्वेश्चन दूंगा तो वो मैथड सोचेंगे, मैं मैथड बताऊंगा, ठीक है। चलो संडे वाला ही फाइनल करते हैं फिर, छोड़ो, है ना, संडे वाला फाइनल। फिर बीच में डिस्कशन मत करना, फिर बीच में मुझे मैसेज करके मत पूछना, मैं टाइम बर्बाद हो गया, मतलब टाइम क्लियर हो गया 10 से 12 संडे, अब ये लॉक कर दो, है ना, इसके बारे में अब बात नहीं करेंगे, संडे को 10 से 12, ठीक है, लॉक कर दो नीट का टाइम। और ये 10 से 12 वाली क्लास चलेगी गूगल मीट पे। गूगल मीट बहुत आसान है, बहुत ईजी है, ठीक है। चलो अब मैं शुरू करता हूं आज फिर। हाँ, नहीं नहीं, नथिंग, वो किसी बच्चे को बुरा लग रहा तो नथिंग मत बोलो प्लीज, नीट बोलो, नीट वाले बच्चों की, है ना, नीट वाले बच्चों को, नीट वालों के साथ आ जाओ अगर जेई का पूरा रिवीजन करना है। अच्छा, इसमें एक चीज देख लो सारे लोग, एक तो नीट की तरह रिवाइज कर सकते हैं, नीट की तरह अलग होता है। नीट में क्या करते हैं हम लोग, मोशन में डिफरेंशिएशन डाल देते हैं, मोशन के बीच में डिफरेंशिएशन डाल देते हैं। जेई वाले जितने बच्चे हैं, ठीक है, जेई वाले जिनको समझ में नहीं आया है वो फिर अलग से 12 बजे से कर लो, फिर 10 से 12 नीट वाले हो जाएंगे, 10 से 12 नीट वाले हो जाएंगे, और संडे को फिर 12 बजे से जेई वाले। अगर जेई वालों को अलग करना है, जेई वालों को अगर पूरा ना जैसा मैंने पढ़ाया है जेई के तरीके से अगर रिवाइज करना है, देखो नीट वाला तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो जेई वालों को अगर नीट के तरीके से करना है तो 10 से 12 कर लेना, मगर जेई वालों को जेई वाले तरीके से शुरू से करना है तो तुम्हें फिर 12 बजे से बैठना होगा, और ये गूगल मीट पे क्लास होगी और तुम बताते जाओगे तुम्हें क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। ये 2 साइडेड डिस्कशन होगा, है ना, कुछ लोगों को 2 साइडेड डिस्कशन चाहिए होगा, ठीक है। तो जेई वाले जिनको समझ में नहीं आया, कुछ 3-4 जेई वाले थे जिनको समझ में नहीं आया, वो मुझे फिर से मैसेज कर देना, है ना, और नथिंग मत लिखना, नथिंग किसी बच्चे को बुरा लग रहा है। तो जेई वाले जिनको समझ में नहीं आया उनकी क्लास 12 बजे से लेता हूं, और नीट वालों को जिनको समझ में नहीं आया उनकी क्लास 10 बजे से, 10 से 12 और 12 से लेकर जो भी है 2 बजे तक, ठीक है, 12 से 1 या 2 बजे तक चलेगी, 12 से 2 बजे तक, और ये दोनों क्लास चलेंगी गूगल मीट पे, तो आपस में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, फेस आ रहा है थोड़ा सा, ये दोनों क्लास चलेंगी गूगल मीट पे नाउ। और बाकी जो जेई वाली, जो बढ़िया वाली जेई जेई एडवांस वाली क्लास है वो भी गूगल मीट पे चलेगी, वो रात को चलेगी। जेई एडवांस वाले तो रात में ही पढ़ सकते हैं, तो 9, 9:15 से आधा आधा 1 घंटा जो भी है, एडवांस वाली क्लास रात को चलेगी। नहीं, जिनको समझ में नहीं आया, नीट के लिए कुछ नहीं पहले से पढ़ना है, नीट के लिए पहले से कुछ नहीं आना चाहिए, कोई जरूरत नहीं, नीट वाला शुरू से पढ़ाऊंगा। सारे नीट वाले बच्चों को नहीं करनी है, जिनको समझ में आ गया है पूरे लेक्चर्स तो उनको नहीं करनी है, जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया उनको करनी है, ठीक है, समझ आई बात। जिनको बीच में कुछ डाउट है तो उनके लिए पर्सनल डाउट क्लास कर लेंगे गूगल मीट पे। 1-2 बच्चों की डाउट क्लास है ना, एक बच्चे की भी डाउट क्लास गूगल मीट पे अच्छी रहेगी, तो जितनी भी डाउट क्लासेस है ना, डाउट सेशन वो गूगल मीट पे करेंगे। चलो बहुत हो गया, मैं पढ़ाना शुरू करता हूं, है ना। हाँ, नीट वालों को नीट वाले तरीके से, हाँ एकदम शुरू से, जैसे नीट वाले तरीके से पढ़ाया जाता है ना, नीट वाला अलग तरीका होता है, नीट का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। नीट में हम मोशन पढ़ाते हैं और बीच में कैलकुलस समझाते हैं, ठीक है। जेई वालों को पहले बेसिक मैथ पढ़ाते हैं पूरी बहुत डिटेल में, क्योंकि उनको मैथ पढ़नी होती है, तो जेई वालों को, नीट वालों को शुरू से बेसिक एकदम शुरू से पढ़ाएंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ज्यादा डिस्कशन मत कराओ, ठीक है, ज्यादा सवाल मत पूछो, इसीलिए तो मैंने गूगल मीट नहीं लिया है, सवाल पूछ पूछ के परेशान कर दोगे है ना, इधर से कोई बोलेगा इधर से, तो ये लेक्चर के लिए गूगल मीट बहुत बेकार है। अगर सारे 20-25 बच्चे कर रहे हैं और सब सवाल पूछने लगे तो हो गया, पूरा लेक्चर ही खत्म हो गया, तो इसलिए पढ़ाने के लिए ये बेस्ट है। चलो मैं पढ़ाता हूँ, कल की क्लास बीच में रह गई थी तो मैं शुरू से शुरू कर देता हूँ, कल की क्लास का कोई मतलब नहीं है, तो वेक्टर एकदम शुरू से। चलो, मोस्ट वेलकम, हैप्पी टू हेल्प यू। चलो ये मैं रिप्लाई कर रहा हूं थैंक यू का। स्टार्ट करते हैं, वेक्टर हम शुरू करते हैं। वेक्टर कल हमने शुरू किया था, कल हमने शुरू कर दिया था, तो एक बार फिर से बहुत हल्की हल्की चीजें फटाफट। आज थोड़ा सा 8 बजे तक भी क्लास है तो पूरा काफी कुछ हो भी जाएगा।
है ना। तो पहले मैं अपने आप को इधर उधर एडजस्ट कर लेता हूँ, अपनी फोटो को यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। चलो शुरू करते हैं। वेक्टर, वेक्टर में कल मैंने जो समझाया था वो एक जल्दी से रिकैप कर देता हूँ। कल मैंने समझाया था कि क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिस चीज को भी तुम नाप सकते हो उसको हम क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। जिस चीज को भी मेजर कर सकते हैं वो सब की सब क्वांटिटी होती है, ठीक है। लव क्वांटिटी नहीं है, एंगर क्वांटिटी नहीं है, मास, टाइम, वेलोसिटी ये सब क्वांटिटी है। फिर क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड करते थे, स्केलर क्वांटिटी, ये सब कल बताया था, शायद सुना होगा तुमने, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, है ना। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के तुमने बहुत सारे एग्जांपल बताए थे। हाँ, फिलहाल आज एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे, है ना। नीट का जो भी एक्स्ट्रा क्लास है, जो भी नीट का, फिर नीट के बच्चों के लिए अलग से, और वो जो डाउट सेशन है, प्रैक्टिस सेशन है, सबका अलग कर लेंगे, देखते हैं उसको, है ना। प्रैक्टिस सेशन दोनों के अलग कर लेंगे। स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होती है, जैसे मास स्केलर क्वांटिटी हो गई 4 kg, और भी कल तुमने बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, है ना। 4 kg, 4 इज मैग्नीट्यूड और किलोग्राम इज यूनिट, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होती है और डायरेक्शन होती है। कल तुमने वेक्टर के बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, कल तुमने स्केलर के भी बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, टेम्परेचर, डेंसिटी, लेंथ, मास, वॉल्यूम। फिर कल तुमने वेक्टर के भी बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये है हम लोग पहली चीज सीख रहे थे, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, और वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने पहला वाला एग्जांपल लिया था। एक एग्जांपल मैं समझाता हूं, एक करने को दूंगा, ठीक है। एग्जांपल करके तुम व्हाट्सएप पे पोस्ट कर सकते हो, तो वो अपना तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं। तो कल मैंने एक वेक्टर लिया था, आई थिंक मैंने लिया था 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी ले रखी थी, 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी ले रखी थी, और वेक्टर की डायरेक्शन भी होगी। 6 मीटर पर सेकंड ये सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। मैग्नीट्यूड हो गया, यूनिट भी हो गया, डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो डायरेक्शन को हम ऐसे, हाँ, एरिया इज अ वेक्टर और स्केलर, ये फिर से कल वाला सवाल पूछ दिया। एरिया स्केलर भी होता है और वेक्टर भी होता है। जब एरिया वेक्टर होता है तब एरिया को एरिया वेक्टर कहते हैं। टिल 8 PM एनसीईआरटी पढ़ेंगे, देखेंगे, अभी 8 बजने तो दें एनसीईआरटी। मैंने सोचा है कि जो प्रैक्टिस सेशन है वो दोनों का अलग अलग कर लेते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कर लेते हैं। हाँ, एरिया के बारे में बता रहे थे। एरिया स्केलर क्वांटिटी भी है, मुझे याद दिलाते रहो, भूलने की बात आती है मेरी। एरिया स्केलर भी होता है और वेक्टर भी होता है। जब एरिया वेक्टर होता है तब उसको एरिया वेक्टर कहते हैं। अभी जब 12th क्लास में जाओगे और एक टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। तो फिलहाल अभी मैंने बता दिया तुम्हें, एरिया स्केलर होता है। 12वीं में तुम पहुंच गए और वहां पे एरिया वेक्टर आ गया, तब तुम कंफ्यूज हो गए। तो अभी से बता देता हूं कि एरिया वेक्टर भी होता है। जब एरिया वेक्टर होता है तो उसको एरिया वेक्टर पूरा नाम लेते हैं, और जब एरिया स्केलर होता है तब उसको खाली एरिया कहते हैं, ठीक है। तो सवाल पूछोगे जवाब दूंगा ना। इसमें बहुत अच्छा है, मैं एक्चुअली में इसमें यूट्यूब में बहुत सेट कर लिया ना, एक स्क्रीन में पूरे कमेंट्स देखता रहता हूं लगातार। एरिया डायरेक्शन पे डिपेंड, इस सवाल का, जैसे ये ऋषभ बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा है, थोड़ा सा बढ़ेगा, हल्का सा, अच्छा सवाल है। एरिया स्केलर होता है या वेक्टर होता है, इसको मैं थोड़ा सा अपने को बड़ा दिखाता हूं तो समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। ये सब जो है, जैसे सपोज करो मेरे हाथ ये दिख रहा होगा, ये एरिया है। अभी ये प्लेन एरिया स्केलर है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। जब एरिया को वेक्टर लेते हैं तो पेन बीच में दबा दिया, ऐसे एक छोटी सी चीज पेन बीच में दबा दो, आई थिंक कोई दबाने वाली में दबा लेना। अब एरिया की डायरेक्शन हो गई ऐसे, तो एरिया की डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर होती है। तो जैसे इधर एरिया है तो डायरेक्शन ऐसे, इधर एरिया है डायरेक्शन ऐसे, ठीक है, ये एरिया है। तो एरिया को जब वेक्टर लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होती है। तो एरिया को वेक्टर कब लेते हैं, कहां पे लेते हैं, बाद में पता चलेगा। फिलहाल तो इतना ही समझो, एरिया स्केलर भी होता है,
वेक्टर भी होता है। कोई अगर ये कहता है कि एरिया स्केलर होता है तो गलत कहता है, तो उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो एरिया स्केलर भी है, वेक्टर भी है, तो आराम से तुम उससे बहस कर सकते हो, नहीं एरिया स्केलर नहीं है, एरिया वेक्टर भी होता है, ठीक है। फिलहाल इतना ही समझा सकता हूं, ठीक है। फिलहाल तुम गलत चीजें मत याद करो कि एरिया को स्केलर बोल दो फिर वो वेक्टर भी होता है तो दिक्कत आ जाए। इस सवाल में आगे बढ़ता हूं मैं। 6 मीटर पर सेकेंड है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। और मुझे कल की चीज याद है, कल मैंने हिंदी में बताया था इसको, है ना, हिंदी में बताया था। और हिंदी में इसको लिखेंगे ईस्ट से नॉर्थ, है ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अंग्रेजी में थोड़ा उल्टा होता है, हिंदी में सीधा होता है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। सिर्फ इतनी सी हिंदी बताऊंगा, बाकी मैं हिंदी यूज नहीं करता, है ना, बस इसके अलावा मैं कहीं भी हिंदी यूज नहीं करूंगा, तो ये थोड़ा अच्छी चीज है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो इसको जो है, इसको जो है, हाँ, ईस्ट टू नॉर्थ। तो अगर अंग्रेजी में लिखा हो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो उसका मतलब होता है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। अब इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, इसका रिप्रेजेंटेशन करूंगा। रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए एक सवाल मैं खुद करूंगा, एक सवाल तुम्हें करने को दूंगा, ठीक है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो ध्यान से देखो। पहले मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, ये लाइन, ये लाइन, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया मैंने, और फिर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। तो वेक्टर मैंने कलर चेंज कर लिया है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, है ना, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री। तो अब मैं नॉर्मल पेन पे आ जाऊं, ध्यान से देखना, वेक्टर को ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है हमें, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ये हो गया ईस्ट, सब दिख रहा है, हाँ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या हुआ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ऐसे ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री का एंगल होगा, 30 डिग्री का एंगल होगा। और वेक्टर के ऊपर अगर ऐसे लाइन खींची और तुमने एरो नहीं लगाया तो वो वेक्टर नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में 11th क्लास में टीचर लोग इसके मार्क्स काट लेंगे, क्योंकि अगर वेक्टर पे तुमने एरो नहीं लगाया तो वेक्टर नहीं होता। ये चीज वैसे 6th में भी सिखाई जाती है, लाइन जो होती है उसके ऊपर एरो लगाना पड़ता है। सिमिलरली, ठीक है, लाइन नहीं, रे, सॉरी, लाइट रे, लाइट रे, अगर तुमने 6th में पढ़ा होगा तो लाइन सेगमेंट में एरो नहीं होता है, 6th क्लास की चीज है ये, लाइन सेगमेंट में एरो नहीं होता है। रे में एक ही डायरेक्शन में एरो होता है और लाइन में दोनों साइड एरो होता है। तो 6 की चीज तुम्हें याद आती। तो ये एकदम किसकी तरह बिहेव करता है, रे की तरह। तो ये एरो बनाओगे तो वेक्टर को एकदम लाइट रे की तरह दिखाओगे, वेक्टर को लाइट रे की तरह दिखाओगे, एकदम परफेक्ट है। वेक्टर को लाइट रे की तरह, वेक्टर मतलब लाइट रे, वेक्टर मतलब लाइट रे, वेक्टर अगर तुमने 6th क्लास पढ़ा है तो रे की तरह दिखाओगे, रे की तरह। ये 6th क्लास में मैंने समझाया था, ठीक है, बेसिक वहीं से शुरू हो जाते हैं, वेक्टर को रे की तरह। हाँ, इजी है तो सवाल दूंगा तो उसको व्हाट्सएप करना। तो बस इतना हो गया। अच्छा, एक चीज रह गई इसमें, एक चीज रह गई, ये डायरेक्शन तो दिखा दी, ये लाइन कितनी लंबी होगी उसके लिए मैंने बोला था कि तुम्हारी जितनी भी जो भी श्रद्धा हो उसके हिसाब से ले लो। तुम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड भी ले सकते हो, और ये भी कर सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी हो, इसमें तुम्हारी मर्जी चलेगी, है ना। मान लो मैं 3 मीटर पर सेकेंड को 1 सेंटीमीटर लेता हूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, क्या लेता हूं वो लिख दो। मैं 3 मीटर, कल मैंने लिखा था 2 मीटर पर सेकेंड को 1 सेंटीमीटर लिया था, आज मैंने बदल लिया, आज मेरा मूड चेंज हो गया, तो आज मैंने 3 मीटर पर सेकेंड को 1 सेंटीमीटर लिया। कुछ भी करो, अगर मैं 6 मीटर पर सेकेंड को भी 1 सेंटीमीटर लेता हूं तब भी चलेगा, जो तुम्हारा मन हो उसको लिख दो, है ना, लिख दिया। ऑब्वियसली इजी वाला ही कुछ लेना, उल्टा सीधा मत लेना। यस, इंफिनिटी समझ नहीं आ रहा, ये सही से कमेंट करो। यस यस तो समझ में आया, इंफिनिटी का क्या मतलब हुआ नहीं समझ आया, तो पूरा कमेंट करो, ईस्ट से नॉर्थ। हाँ, तो मैं कमेंट को ध्यान से देख रहा हूँ, सारे कमेंट मेरी, तुम देखना होगा, मैं एक मेरे पास फ्रंट का स्क्रीन है उधर देखता हूँ और साइड में देखता हूँ। जब साइड की तरफ देखता हूँ तो कमेंट देखता हूँ, कोई कमेंट तो नहीं आ गया, तो दोनों तरफ कंसंट्रेशन रहता है मेरा।
तो 3 मीटर पर सेकेंड और 1 सेंटीमीटर। तो अब ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड अगर 1 सेंटीमीटर है तो मेरी ये 2 सेंटीमीटर की लाइन हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं 2 मीटर पर सेकेंड लेता हूं 1 सेंटीमीटर के बराबर तो 3 सेंटीमीटर की लाइन हो जाएगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचूंगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का मतलब है 3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करूंगा। यानी वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कैसे करता हूं, वेक्टर को आई थिंक समझ आ रहा होगा अच्छी तरह से। वेक्टर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, बाय सिंपल सी बात है, अगर 6th क्लास पढ़ा है तुमने तो वेक्टर को मैं रे से रिप्रेजेंट करता हूं, लाइट रे से रिप्रेजेंट करता हूं। कुछ लोग इसको लंबा वर्ड यूज करते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मगर मुझे रे पसंद है। ठीक है, ये मुझे रे पसंद है, लाइट रे, क्योंकि रे 6th क्लास में सिखाया जाता है ना। 6th क्लास में रे सिखाया जाता है, लाइन सिखाया जाता है और लाइन सेगमेंट। तो वेक्टर को रे से रिप्रेजेंट करते हैं। किताबों में लिखा है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, मगर रे का मतलब ही वही होता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। लाइन में क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में ऐसे होता है, ये लाइन हो गई। ठीक है, रे क्या हो गई, रे में एक डायरेक्शन में एरो होता है। अगर किसी भी डायरेक्शन में एरो ना हो तो क्या होगा, लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट है, ये किसी भी डायरेक्शन में एरो नहीं है, ये इसमें एक ही साइड एरो है, तो क्या हो जाएगी, रे। और अगर दोनों साइड एरो है तो लाइन। ठीक है, ये मैं 6th क्लास की चीज बता रहा हूं तुम्हें, 6th क्लास की चीज, ये कोई हाईफाई नहीं। तो वेक्टर को हम रे से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल सी बात है, वेक्टर को हम रे से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अच्छा, कभी कभी इसको लिखने का एक तरीका और होता है। अगर लिखने का एक तरीका है, लिखने का एक स्पेशल तरीका है, एंगल ये प्लस एक्स से, जिनको थोड़ी बहुत पुरानी बातें याद हो, तो अगर ये प्लस एक्स एक्सिस है तो एंगल जो पॉजिटिव एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, ऐसे है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो प्लस एक्स से एंगल लेते हैं, समझ आया तो यस फटाफट करते जाओ। प्लस एक्स से एंगल लेते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, हम गूगल मीट पे डिस्कशन भी करेंगे, इसलिए मैंने गूगल मीट, मुझे बहुत अच्छा लगा डिस्कशन करने के लिए, बीच में अपना ऑन करके, क्योंकि अगर सब लोग शांति बैठे रहे तो फिर मजा ही नहीं आएगा, फिर फायदा क्या गूगल मीट का। तो डिस्कशन करेंगे हर टॉपिक पे, डाउट पे डिस्कशन करेंगे गूगल मीट पे। चलो, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 6 है, 6 और 30 डिग्री। तो एक लिखने का स्टाइल भी ये होता है, मैग्नीट्यूड लिखा, एंगल लिखा, तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक तुम्हें वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। ठीक है, मैं एक सवाल करने को देता हूं, फटाफट शुरू हो जाओ, व्हाट्सएप करो, है ना, ऑब्जेक्टिव नहीं है, व्हाट्सएप करो। ऑब्जेक्टिव को तो हम कर लेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, व्हाट्सएप करो सवाल को, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सपोज करो मैं वेलोसिटी ले लेता हूं कुछ भी 10 मीटर पर सेकेंड की, वेलोसिटी फोर्स भी ले सकता हूं, कुछ भी ले लो, डिस्प्लेसमेंट ले लो, कुछ ले लो, वेलोसिटी लेता हूं, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता मैं क्या लेता हूं। 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है और 60 डिग्री, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट। ठीक है, मैं तुम्हारे व्हाट्सएप का वेट कर रहा हूं, तुम जैसा मैंने सिखाया है फटाफट इमेज बना के भेजो। ठीक है, फटाफट इमेज बना के भेजो। ये व्हाट्सएप वाला सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें यूट्यूब में व्हाट्सएप भी काम करता रहेगा फिर, तो इसमें सबको आदत पड़ गई। फटाफट इमेज बना के भेजो, है ना। एक सवाल देता हूं फटाफट, आई एम वेटिंग फॉर योर व्हाट्सएप। मैं व्हाट्सएप खोल लेता हूं एक दूसरी विंडो में, फटाफट डायग्राम बना के भेजो, जल्दी जल्दी सिखाता हूं इसको। जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं, रफली बनाओ, ज्यादा फेयर मत करो, ज्यादा मेरे पास जल्दी जल्दी आना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं कि हर चीज मैं बताऊं। तो अब मैं कुछ देर का वेट कर रहा हूं, फटाफट बना के भेजो, रफ बना के भेजो। 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, है ना। हिंदी में बताना, वेस्ट से साउथ की तरफ, वेरी गुड। हाँ ऋषभ, इट इज रे। रे के बारे में तुमने अगर 6th में पढ़ा होगा तो इट इज रे।
चलिए कितना देखो आ भी है बच्चों के, वेरी गुड। ये तो मुझे क्लासरूम से भी ज्यादा इफेक्टिव लगता है। 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, परफेक्ट। 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। हाँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लिखा भी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये किसका है? नील का, वेरी गुड। ये है हर्ष का, वेरी गुड, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। या निलय का, नहीं निलय का गलत है भाई, साउथ ऑफ वेस्ट तो ऐसे होगा ना, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये नॉर्थ, ये उल्टा बना दिया क्या? अच्छा उल्टा इमेज, सही है सही है, उल्टा इमेज बन गया है, उल्टी इमेज है, सॉरी सॉरी, उल्टी, ठीक है, उल्टी इमेज बन गई। ये किसी की उल्टी, आई थिंक सब लोग समझ गया, सब लोगों का ज्यादा जल्दी जल्दी आ गया, वेरी गुड। ये किसी ने लक्ष्य जल्दी में एरो नहीं लगाया है। अगर एरो नहीं लगाओगे वेक्टर के ऊपर तो मास्टर काट देगा, उसको पूरा हक है कि वो काट दे, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे एरो नहीं लगाया तो ये वेक्टर नहीं होगा। तो जल्दबाजी में भी एरो लगाओ, ठीक है। अगर एरो नहीं लगाया, क्योंकि शुरू शुरू में बच्चे एरो नहीं लगाते हैं, तो अगर एरो नहीं लगाओगे तो वेक्टर नहीं होगा, याद रखना। तो तुमने पूरा सवाल सही किया मगर एरो नहीं लगाया तो वेक्टर नहीं होगा, याद रखना। शुरू में बच्चे बहुत ही गलती करते हैं, एरो लगाते ही नहीं है। तो एरो नहीं लगाओगे तो वो वेक्टर होगा ही नहीं। स्नेह का भी आ गया, राम लखन, वेरी गुड। सबका देखते जाओ, करीब करीब सबका सही है। जितने मेरे पास पहुंच गया मैंने सबके दिखा दिया, ठीक है। चलो बस बहुत हो गया, आगे तो इसको कमेंट करो, इसको तो ना सॉल्व करो ना, बहुत सब लोगों ने सही किया। अगर सॉल्व करना हो तो लिखो यस, नहीं सॉल्व करना हो तो नो। कमेंट यस और नो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। सॉल्व करना है तो यस लिखो, नहीं सॉल्व करना है तो नो लिखो, तो मैं फालतू टाइम वेस्ट ना करूं। सॉल्व करना है तो यस लिखो, नहीं सॉल्व करना है तो नो लिखो। तो ये पूरा हो गया, ठीक है। सॉल्व करना है तो यस, नहीं सॉल्व करना है तो नो, ठीक है। इट इज इजी। नहीं मैं सॉल्व करूं, इसको सॉल्व करूं तो यस, नहीं सॉल्व करूं तो नो, है ना। मुझे नहीं सॉल्व करना है तो नो कमेंट करो, मुझे सॉल्व करना है तो यस। मैं इजी या डिफिकल्ट नहीं पूछ रहा, मैं सॉल्व करूं या ना करूं। मैं सॉल्व करूं तो यस बोलो, वाई कमेंट कर दो। मुझे सॉल्व नहीं करना है तो नो कमेंट कर दो। जल्दी बताओ, तब तक मैं आगे। इसको कमेंट करो, क्योंकि सारे बच्चों ने कर लिया तो मैं सॉल्व क्या करूं। फिलहाल मैं सॉल्व नहीं करता हूं, है ना। क्रिश क्या कर रहे हो, सॉल्व करने को बोल रहे हो? बहुत सारे बच्चों ने सर, ग्रुप में नहीं हो तो ग्रुप में मेरे नंबर पे एसएमएस कर दो, ग्रुप में 2 मिनट में। इतनी देर कहां कहां रह गए, है ना। अभी बहुत सारी क्लासेस हो गई, मेरे नंबर पे सेंड कर दो। मेरा नंबर अब तक याद होना चाहिए, 97269, किसी और पेज में। इसको सॉल्व नहीं करता हूं ना। किसी बच्चे ने यस लिखा है, स्नेहा ने यस नहीं लिखा, मतलब यस मतलब नहीं सॉल्व करना है, समझ गया, नो ही होगा। ये कमेंट प्लीज डिलीट मार दो, ये मुझे लग रहा है कि मैं सॉल्व करूं इसको। उपेंद्र शर्मा सर यस 1 सेंटीमीटर क्यों लेना है? तुम 1 सेंटीमीटर की जगह कुछ भी ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, है ना। 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, जो मर्जी हो। फिलहाल मैं ज्यादा मेहनत नहीं करता हूँ, रफली सॉल्व कर देता हूँ, छोड़ो ज्यादा मेहनत थोड़ी ना, मैं रफली सॉल्व करता हूँ, ज्यादा डिजाइन नहीं बनाऊंगा इसमें। ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तुम्हारी जो इच्छा ले लो। मेरी इच्छा है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड ले लूं, ये मेरी इच्छा है, इसमें कुछ भी चलेगा, ये जो मेरी इच्छा है। 60 डिग्री वेस्ट से साउथ, तो वेस्ट से शुरू करोगे साउथ 60 डिग्री, तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा वेस्ट से साउथ। ये लाइन, क्योंकि मैंने 5 मीटर पर सेकंड को 1 सेंटीमीटर माना है, तो ये लाइन कितने सेंटीमीटर की होगी? ये लाइन होगी 2 सेंटीमीटर की। ये जो लाइन होगी वो 2 सेंटीमीटर की होगी, बात खत्म, सिंपल, ठीक है। अच्छा कोई मुझसे ये कमेंट सर, ये उपेंद्र शर्मा का डाउट बता दिया। उपेंद्र शर्मा मुझे पहली बार नाम दिखा है, तो ग्रुप में ऐड हो जाओ, 9726914838, है ना। और जल्दी से वो सब बैकअप के लिए अलग से कर लो। सारे बैकअप मैं वही गूगल मीट पे ही लूंगा, ओके। नहीं रहने तो चलो, बता दिया अब तो, फिर भी बता दिया कि बाद में लोग शिकायत करते हैं नहीं समझ आया, ओके। बस आगे बढ़ा रहा हूं, बस हो गया कुलदीप, परेशान मत हो। वेक्टर में एक्चुअली वेक्टर में मुझे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाना, वेक्टर बहुत इजी है। वेक्टर उतना डिफिकल्ट नहीं जितना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है।
और वेक्टर में मुझे बहुत सब कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में जितना वेक्टर यूज होता है वो बहुत बहुत अलग टाइप का वेक्टर यूज होता है। तो मैंने वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन तुम्हें सिखा दिया कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, ये तो बहुत आसान है। अगला मैं चीज सिखा रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो पूरी फिजिक्स में लगेगी। फिजिक्स में तुम्हें एक ही चीज सिखानी है। अब इसमें अगर तुम वेक्टर में आगे ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये सब भी सीखो तो चलेगा, बट मेन चीज जो लगने वाली चीज है फिजिक्स में, जो हर जगह लगती है, वो होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। वो पहले सीख के वो सफिशिएंट करते हैं, जो मेन चीज है, बाकी फिर करते रहेंगे, ठीक है। तो वेक्टर को ये समझ आया, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो चलो चलते हैं, कुछ पहले बेसिक बेसिक बातें करते हैं, और कुछ बेसिक बातें करते हैं। मेरे पास वेक्टर है, मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, ये एरो इसमें लगा लगाया है, तो है ना, आई थिंक इसका एरो दिख रहा होगा, इसीलिए मैंने इसको लिया, ठीक है। ये एरो दिख रहा होगा, इसलिए मैंने इसको लिया। इसको मैं सेलेक्ट करके छोटा बड़ा कर सकता हूं। सो ये मैंने एक वेक्टर लिया, इसको इस साइज, वेट फॉर सेकेंड, इसका अगर मुझे बढ़ाना है, ओके, दो बन गए थे एक के ऊपर एक। सपोज करो, दिख रहा हो सबको, मान लो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, और एक कंसेप्ट है, वेक्टर को मैं कहीं भी ले जाऊं, देख लो, इस वेक्टर को, ए वेक्टर को कहीं भी ले जाऊं, अगर मैं इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज ना करूं, जैसे इसको मैं इधर उधर ले जा रहा हूं, ठीक है, बिना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर इसका चेंज ना करो, डायरेक्शन दिख रही होगी, एरो दिख रहा होगा, एरो दिख रहा है ना, एरो दिख रहा है। ये फालतू कमेंट मत करो कुलदीप भाई, अंग्रेजों हट जाओ, बस आगे बढ़ो। ठीक है, ये नाउ, ये फालतू कमेंट मत करो, जो पढ़ाई के कमेंट है वो करो, है ना, तारीफ करने के लिए शुक्रिया, मगर हो सके तो पढ़ाई वाले कमेंट ही करो, वरना मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा। ये मैं कमेंट लगातार देखता रहता हूं। नाउ यहां से देखो, हमें कह रहा था कि ये वेक्टर जो है, क्या आप हिल ही नहीं रही, हाँ, इसको मैं इधर उधर कर सकता हूं, ऐसे यहां पे ला सकता हूं। तो इससे मुझे एक चीज समझ में आई, यहां पर सबने ध्यान दिया होगा, ये एरो लगा है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड चेंज ना करे और इसकी डायरेक्शन चेंज ना करे तो वो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहीं भी ट्रांसफर करें, वेक्टर कहीं चेंज नहीं होता। तो इसको चाहो तो याद कर लो, लिख लो, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ज्यादा लंबा नहीं लिखूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना लिखवाने में। तो शॉर्ट हैंड वेक्टर, वेक्टर नोट्स ऐसे बनाया करो, वेक्टर नॉट चेंज, नो चेंज, ये नहीं तुम इतिहास लिख रहे हो, मेरी स्टाइल सीख लो, नो चेंज, वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लो, वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता, है ना। इफ नो चेंज बाय ट्रांसफर, नो चेंज बाय ट्रांसफर, इधर उधर ट्रांसफर करने से चेंज नहीं होता, बस इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए। तो इसको अपने शब्दों में लिख लोगे, मैं फालतू में लिखाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, नहीं तो फिर वो बिल्कुल देसी स्टाइल हो जाएगी लिखने वाली, ठीक है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, ये पॉइंट है ना। इसको लिखाने खाने में जो अपने में जो भी मर्जी लेना, इसका मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं है, इसको इसका स्क्रीनशॉट लेना, इसका कंसेप्ट है, हर जगह यूज होगा, ये तो हर सवाल में यूज होगा। तो इसको लिख के रटने की आदत प्लीज छोड़ दो, कि लिख लिख के रट रहे हैं, एक एक चीज लिख रहे हैं, रट रहे हैं, पागलपन, ठीक है। तो वो तो दिख ही रहा है,
चलो वेक्टर की ये बात हो गई खास बात कि इसको इधर उधर करोगे तो ये चेंज नहीं होगा, है ना, चेंज नहीं होगा। और बाकी फिर लिखने का शौक है तो लिख लेना, इसको वीडियो तुम्हारे पास है अपने मन से लिख लेना, तो लिखना नोट्स लिख लेना, मैं वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करता, ठीक है। लिख लेना वेक्टर डू नॉट चेंज बाय बाय ट्रांसफर अगर इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फिक्स रहे, तो इसमें बहुत हो गया। नाउ इसमें अब बात करें, ये तो एक वेक्टर की बात हो गई। अब बात करें एक वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ने वाला। देखो वेक्टर में मैं सोच रहा हूं फालतू की कोई चीज ना बताऊं, जो चीज फिजिक्स में लगने वाली चीज है वो बता रहा हूं पहले, है ना, फालतू की चीज बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, क्योंकि फालतू में तुम फालतू कंफ्यूज हो जाओगे। तो वेक्टर में इसके बाद वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन सिखा दिया, वेक्टर का ट्रांसफर सिखा दिया, वेक्टर को दो पार्ट में ब्रेक करना सिखा रहा हूं, एकदम फिजिक्स के तरीके से बात कर रहा हूं कि फिजिक्स के सवाल सारे लग जाएं। तो वेक्टर को सबसे पहले तुम्हें सीखना चाहिए कि एक वेक्टर को दो पार्ट में कैसे तोड़ते हैं। फिजिक्स के हर एक सवाल में एक वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ते हैं, हॉरिजॉन्टल पार्ट में और वर्टिकल पार्ट में। तो उसी चीज को हम सीखते हैं, थोड़ा सा उस चीज को सीखते हैं कि एक वेक्टर को दो पार्ट में कैसे तोड़ते हैं, ठीक है। उससे पहले थोड़ी बहुत चीजें और बता देता हूं। मान लो ये वेक्टर ए है, मान लो ये वेक्टर ए है, और एक और चीज अपनी स्टाइल से बताता हूं थोड़ा सा, देखो ये बना यारो, ये है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर दिख रहा ना, इसको कॉपी पेस्ट कर दो, कमांड सी कमांड बी, है ना, इस वेक्टर को मैंने कॉपी कर लिया ऐसे, ठीक है। अब इसी को जो है लिख लिख के लोग रटाते हैं मैंने जो कॉपी पेस्ट कर लिया, तो पहली चीज तो अगर ये वेक्टर मान लो ए है, वेक्टर के ऊपर ऐसे लिखा। अच्छा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वेक्टर को लिखने के बहुत सारे तरीके, सुनना ध्यान से, सब लोग मेरे ख्याल से ध्यान से सुन रहे हैं, वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, लेक्चर में बहुत मजा भी आ रही है। वेक्टर को वैसे लिखने के दो तीन तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जिसको हम यूज नहीं करते हैं, एक तरीका होता है टेल। इसको मैं थोड़ा सा रुक के आराम से स्लो स्लो बताता हूं, कुछ चीजें छूटी जा रही हैं, छोटी छोटी चीजें। 2 मिनट रुक जाओ, छोटी छोटी बातें हैं। हरा रंग रंग ले लूं, रिलैक्स, फास्ट नहीं। यहां से देखो, इसको हम कहते हैं वेक्टर का टेल, छोटी छोटी बातें, इसको कहते हैं वेक्टर का टेल। टी फॉर टेल हो गया, पूरा नहीं लिखूंगा, ये हो गई वेक्टर की टेल। जो एरो वाला होता है उसको कहते हैं वेक्टर का हेड, हेड और टेल। नहीं, आप जैसे पहले पढ़ा थे टॉपिक, हाँ अभी भी टॉपिक को खोद के पढ़ा रहे हैं। कुलदीप, ये तो टॉपिक है, इसको मैं खोद के ही पढ़ाऊंगा। ये थोड़े कमेंट पढ़ लूं, हाँ अंग्रेजों हट जाओ, हाँ देख रहा है, आपस में कमेंट मत करो, दिख रहा है। यहाँ ये वेक्टर पे तुम्हें वेक्टर को खोद के नहीं पढ़ना, ध्यान रखना। वेक्टर को मैं टॉपिक अब तुम्हारा जो है बेसिक पूरा हो गया, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आगे समझ में आएगा। इसमें वेक्टर को नहीं खोदना है, वेक्टर को हमें खाली उसका एप्लीकेशन करना है, जहां पर खोदना होगा मैं खोदूंगा, वेक्टर को नहीं सीखना है। यहां पर सब लोग समझ ले, हमें वेक्टर नहीं पढ़ना है, वेक्टर नहीं पढ़ना है, वेक्टर को फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं वो पढ़ना है। तो वेक्टर का वो कंसेप्ट पढ़ना है जो फिजिक्स में यूज होगा। तुम फालतू पढ़ते पढ़ लोगे, वो फिजिक्स में यूज नहीं होगा, ठीक है। जो फिजिक्स में यूज नहीं होगा उसको करने की जरूरत ही नहीं है। तो करा आप भी रहा हूं, हाँ वैसे ही पढ़ा रहा हूं, दिमाग मत खाओ। टेल ये हो गया, हेड ये हो गया, तो ये वेक्टर की टेल हो गई, ये वेक्टर का हेड हो गया। अभी खोद खोद के आ जाएगा, ठीक है। इसमें इतना खोदता भी नहीं है, वो तो बेसिक मैथ थी, तो उसमें कितनी भी डेप्थ तक जा सकते थे। इसमें क्या बताऊंगा, टेल को क्या बताऊं, टेल को पूछ बताऊं, टेल के बारे में क्या खोदूंगा। इसको टेल कहते हैं, इसको हेड कहते हैं, इसमें क्या डेप्थ है, सिंपल सी बात है। अब इसमें खोदने वाली बात थोड़ी ना है, जहां पे खोदने वाली बात थी वहां खोद दिया, यहां पे क्या खोदने वाली। खैर, ये टेल है और ये हेड है, ठीक है। इसको टेल कहते हैं, इसको हेड कहते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तीन तरीके होते हैं, है ना। एक तरीका है जिसको हम लोग अच्छा यूज नहीं करते हैं, वो तरीका होता है टेल का नाम ए है और हेड का नाम बी है, तो ए बी, टेल का नाम ए है और हेड का नाम बी है, ए बी, तो ये वेक्टर ए बी हो गया। या ये सी और डी, ये, ठीक है, ये सी और डी, तो ये वाला वेक्टर सी डी हो गया।
मतलब ये इधर वाला ए टेल है, बी हेड है, टेल लिखा, हेड लिखा और एरो लगाया। वेक्टर के ऊपर एरो लगाना, अगर वेक्टर ए बी के ऊपर एरो नहीं लगाया तो वेक्टर नहीं होगा, सी डी के ऊपर एरो नहीं लगाया तो वेक्टर नहीं होगा, ध्यान रखना। मगर ये जो तरीका है ये हम फिजिक्स वाले यूज नहीं करते, हमें ये पसंद नहीं है, ये मैथ्स वाले इसको यूज करते हैं। तो ये मैं पहले इसलिए बता दिया मैंने, इसको हम बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, तो ये हमें पसंद नहीं है, तो इसको मत सीखो। ये तरीका होता है इसलिए मैंने बता दिया, तो ये तरीका भूल जाओ, इसको मैथ्स वाले अगले साल सीखेंगे। तो ये प्यारा तरीका नहीं है मैथ्स के लिए, तो हटा दो। हम लोग ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करते। हम लोग क्या करते हैं, हम या तो स्मॉल लेटर बीच में लिखते हैं, हम हेड और टेल नहीं दिखाते, हम बीच में ऐसे स्मॉल लेटर लिखते हैं, ए लिखते हैं बस, पूरे वेक्टर के लिए एक ही लेटर ए स्मॉल लेटर, और इसके लिए बी। और ये दोनों तो सेम ही वेक्टर है, मैंने कॉपी पेस्ट किया है, कुछ नहीं है भाई, उसी को कॉपी पेस्ट किया तो सेम वेक्टर है। तो हम इसको लिख देते हैं ए बराबर बी, ठीक है, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी है। जिन बच्चों को इसमें टाइम पास करना है, या जिनको टाइम पास करना होता है, वो ये बाद में लिख लेना कि टू वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, डायरेक्शन सेम होती है, वो सेम वेक्टर होते हैं, सिमिलर है ना, सेम वेक्टर होते हैं, तो उसमें टाइम पास करते रहो। फिलहाल ऑब्वियसली ये दोनों सेम वेक्टर होंगे, तो मैं लिखाऊंगा नहीं ये फालतू बातें, ये सिंपल बात है, दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन की भी सेम है, तो सेम वेक्टर होगा, ठीक है। हाँ, मैं तुम टेंशन मत लो, इसमें जितना मैं डेप्थ में उतना ही जाऊंगा, तुम फालतू टेंशन मत लो, मैं वही पढ़ाऊंगा जो मुझे पढ़ाना है ना, कोई टेंशन मत लो, जैसे पढ़ाना वैसे पढ़ाऊंगा, ऐसे ही पढ़ाना है। वो बेसिक मैथ था इसलिए वहां पे इतने डेप्थ में जाना था। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या आई ना, जिन लोगों ने बाद में वो वीडियो देखा होगा उनको समझ में नहीं आया होगा, उस समय जो देख रहे हो उनको सब समझ में आया होगा, उस समय सिर्फ एक आध ऐसा होगा, क्योंकि वो उस समय उन बच्चों के हिसाब से था, ठीक है। अभी जो है तो ये समझ में आ गया होगा, ए और बी वेक्टर समझ में आ गया होगा आई थिंक। अभी स्ट्रीमिंग परफेक्ट है तो बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है, अब कोई और टेंशन नहीं है। चलो ये सिमिलर वेक्टर हो गए, ये सेम वेक्टर हो गए, सिमिलर वेक्टर हो गए। अब मैं आगे बात करता हूं, ये एरो मैं अलग से बना रहा हूं, मगर वैसे भी सॉफ्टवेयर में एक एरो दिख रहा होगा तुम्हें, छोटा सा एरो दिख रहा होगा, तो इससे भी काम चला सकते हो। इसको मैं बड़ा हाईलाइट, ये एरो वाला वेक्टर ही लिया मैंने, ठीक है। अब अगर इस वेक्टर को, इसको, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, अगर मुझे कोई एक वेक्टर बी है मान लो, जो 2a के बराबर है, वेक्टर 2a के बराबर है, तो वेक्टर 2a कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये तो वेक्टर a ही हो गया, क्या कर लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड डबल कर लेंगे। मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और वेक्टर बी अगर मुझे इसे बनाना है, तो डायरेक्शन नहीं चेंज करेंगे, आई थिंक इसके ये पकड़ लेता हूं, सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन मत चेंज करना, सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। तो ये बन गया बी वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर में क्या हुआ, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ए के बराबर है ना, सॉरी, बी वेक्टर का डायरेक्शन तो ए की तरफ है, जिस तरफ ए की डायरेक्शन है उसी की तरफ बी की डायरेक्शन है, ठीक है। मगर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए के मैग्नीट्यूड का डबल है, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे b इज इक्वल टू 2a, b इज इक्वल टू 2a, तो इस तरह से, तो ये दोनों में रिलेशन हो गया, b 10 सेंटीमीटर, डायरेक्शन वही रहेगी, डायरेक्शन जो एक ही है, ध्यान देना, डायरेक्शन अगर एक ही है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हमें कोई, सबके अलग अलग नाम होंगे, अगर हमें कोई वेक्टर c बनाना है, ठीक है, अगर हमें कोई वेक्टर c बनाना है जो -2a के बराबर है, -2a के बराबर है, तब डायरेक्शन पलट जाएगी, ठीक है। तब क्या होगी, तब डायरेक्शन इधर नहीं होगी, इसी पे मैं रफ कर देता हूं। तब क्या होगा, ये वेक्टर b था,
अगर वेक्टर सी बनाना है, अगर हमें वेक्टर सी बनाना है, वेक्टर सी बनाना है, वेक्टर सी बनाना है, तो सी में डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, क्योंकि सी क्या है, -2a है। तो यहां पे ये डायरेक्शन नहीं होगी, तो ब्लैक कलर लगा देता हूं। यहां पे ये एरो नहीं है, ब्लैक कलर लगा देता हूं ना, ये अब एरो नहीं होगा, ठीक है। तो वेक्टर सी की जो डायरेक्शन होगी वो वेक्टर ए के अपोजिट होगी। तो ये दोनों वेक्टर सी इज इक्वल टू, अगर वेक्टर -2a है तो ये इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। समझ आई बात? ये सिंपल है। अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से कोई भी डिफरेंट होगा तो वो इक्वल नहीं होगा। हाँ सही है नीला, अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में से कुछ भी बदल गया तो वो दोनों वेक्टर इक्वल नहीं होंगे। इक्वल वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए। ये डायरेक्शन ऑफ सी विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ बी। हाँ हाँ, सी की डायरेक्शन बी के भी अपोजिट होगी, एकदम सही है। द डायरेक्शन लिखा, यस सर, ओके, है ना। जो एकेडमिक कमेंट है वो तो दिख ही जाते हैं। व्हाई डू वी रिप्रेजेंट एरो ऑन राइट साइड ऑफ वेक्टर नॉट, वो तो डिपेंड करता है। ये एरो किधर भी हो सकता है, जो ए वेक्टर है ना उसका एरो तो किधर भी हो सकता है, इसके लिए कोई रूल नहीं है। अलग अलग वेक्टर होते हैं, जैसे फोर्स एक वेक्टर है तो फोर्स हम ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी। देखो फोर्स से बहुत इजी होता है, फोर्स की डायरेक्शन ऊपर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। तो फोर्स लगाओ ना, प्रैक्टिकली देखो। आई थिंक प्रैक्टिकली विजुलाइज करने के लिए फोर्स बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। फिजिक्स में जितना प्रैक्टिकल होता है उतना मजा आता है। तो मैं थोड़ा देर के लिए शक्ल बढ़ाता हूँ, अपनी शक्ल बढ़ाता हूँ और ध्यान से देखना थोड़ा सा। ये मेरा हाथ दिख रहा होगा, ठीक है। ये फोर्स वेक्टर है, मैं फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स इधर भी हो सकता है, फोर्स ऊपर भी हो सकता है, फोर्स एंगल पे भी हो सकता है। तो अगर ऊपर है तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, अगर इधर है तो डायरेक्शन इधर होगी। तो डायरेक्शन तो किधर भी हो सकती है, ठीक है। वेलोसिटी भी किधर भी हो सकती है, वो उसके लिए कोई रूल नहीं है ना। वेक्टर का ये हो गया नाउ। तो ये बेसिक कंसेप्ट आ गया वेक्टर्स में। चलो आगे बात करते हैं। आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज और बहुत थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, उसको ध्यान से समझना, ठीक है। इसके लिए मैं एक नया वेक्टर बना लेता हूं। अगर कोई बच्चे टॉपिक के शौकीन है कि टॉपिक होना चाहिए पहले, तो टॉपिक का नाम डाल देता हूं। अब मैं तुम्हें यहाँ पे टॉपिक क्या बार बार डालना, यहाँ पे मैंने तुम्हें ये b = 2a सिखाया, जो भी है। इक्वल वेक्टर बता दिया, अपोजिट वेक्टर बता दिया, तो वो सब अलग अलग लिखाने की जरूरत नहीं है, समझ लो। अभी भी हम समझेंगे, रट्टा नहीं लगाएंगे। अब नया टॉपिक है यूनिट वेक्टर, ये बार बार आएगा, इसको समझ लो। यूनिट वेक्टर ये फिजिक्स की जान है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, बहुत डिजाइन हो गई। यूनिट वेक्टर, यूनिट वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम नंबर को देखें, किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 × 1, तो वो सेम नंबर आता है, 5 नंबर आता है। तो 1 काफी इंपॉर्टेंट चीज है वैसे भी। वेक्टर में 1 की क्या इंपॉर्टेंस है वो देखना। वेक्टर में 1 की क्या इंपॉर्टेंस है। वेक्टर भी बहुत डिटेल में है, मैथ्स वाले बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मगर वेक्टर का फिजिक्स में जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है ना। फिजिक्स में एक बेसिक तरह का एप्लीकेशन है, वही है, उतना ही चाहिए होता है। तो उतना ही तुम्हारी बुक्स में दिया हुआ है। वेक्टर तुम्हारे चैप्टर में दिया हुआ है, वेक्टर तुम्हारे चैप्टर्स में दिया हुआ है, ठीक है। वेक्टर को अलग से बेसिक मैथ की तरह अलग नहीं पढ़ना है, वेक्टर अलग से टॉपिक नहीं है। चैप्टर 4 में वेक्टर दिया हुआ है, चैप्टर 4 में वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। नाउ यूनिट वेक्टर की बात करें, इसके लिए पहले मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं। इसके लिए मैं पहले एक वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। सपोज करो एक वेक्टर मैं ड्रॉ करता हूं, छोटा सा वेक्टर। ये बहुत ही स्पेशल वेक्टर है। इस वेक्टर की लेंथ यूनिट है, 1 है। कुछ भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मीटर, यूनिट है, 1 है, ठीक है। कोई भी लेंथ लेना, यूनिट कौन सी यूज करते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस पूरे उसमें 1 ही यूज करना।
यूनिट मगर सेम रहनी चाहिए। अगर 1 सेंटीमीटर यूज कर रहे हो तो सेंटीमीटर ही यूज करना है, 1 मीटर यूज कर रहे हो तो 1 मीटर ही यूज करना है। तो ये 1 यूनिट का वेक्टर है, ठीक है। और एरो इसका दिख रहा होगा। जो वेक्टर 1 यूनिट का होता है उसका एक स्पेशल नाम होता है ना, उसका एक स्पेशल नाम होता है। इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, ये बहुत ही स्पेशल वेक्टर है और इसका नाम देते हैं ए कैप। इसका सिंबल अलग होता है ना, ए कैप। इसकी खास बात है ये इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। जैसे अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाना है, यहां पे थोड़ा पीछे आ जाते हैं फिर से। अगर किसी वेक्टर का, मैं आगे पीछे जाता रहूंगा, कोई प्रेजेंटेशन में पीछे पहुंच जाऊंगा, इसलिए मिटाना नहीं पड़ रहा है, इसलिए बहुत अच्छा है, पीछे कभी भी जा सकता हूं और बहुत लिख सकता हूं। यहां पे अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है ना, अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो कमेंट यस नो करते रहो। हाँ, रेजोल्यूशन वेक्टर आएगा, कुलदीप आएगा, रेजोल्यूशन ही वेक्टर ने सिखाना है। एक सेकंड डाउट पढ़ लूं। हाँ, ये पढ़ लिया था, डिफरेंट होगा तो हाँ। फिर डायरेक्शन ऑफ सी विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ बी, एकदम परफेक्ट, यहां तक पढ़ लिया था मैंने। मींस हम अपने आप से एरो लगा सकते हैं। हाँ कृष, अपने आप से एरो लगा सकते हो, मगर नहीं, अपने आप से नहीं लगा सकते। अगर कोई फोर्स ऊपर लग रहा है तो एरो किधर लगाओगे? ऊपर लगाओगे। अगर कोई फोर्स नीचे लगा रहा हूं, मैं टेबल को दबा रहा हूं, तो एरो नीचे होगा। जिधर उस वेक्टर की डायरेक्शन होगी उधर एरो होगा। जैसे कोई कार है वो ईस्ट की तरफ जा रही है तो एरो ईस्ट की तरफ लगेगा ना। अगर कार वेस्ट की तरफ जा रही है तो एरो तुम ईस्ट की तरफ थोड़ी ना लगाओगे, जिधर कार जा रही है उधर एरो लगेगा। हम अपने आप से एरो नहीं लगा सकते, ठीक है, वो तो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। उसको प्रैक्टिकल से रिलेट करो, प्रैक्टिकल से, ठीक है। ये तो समझाने के लिए हमने मैथ्स लिया है। ओके सर, आई गॉट इट। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? हाँ, रेजोल्यूशन का मतलब समझाऊंगा, उसीलिए सब समझा रहा हूं। एक्चुअली मैं ये सब बकवास कर रहा हूं सिर्फ रेजोल्यूशन समझाने के लिए। हाँ, नील पटेल, हमेशा यूनिट वेक्टर में एक ही लेना है, 1 मिलीमीटर 1 मीटर। मगर अगर एक बार तुमने मिलीमीटर यूज किया तो सारी क्वांटिटी फिर मिलीमीटर में होनी चाहिए। एक क्वांटिटी अगर मीटर में है तो सब मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। यूनिट सेम रखनी है, यूनिट चेंज नहीं करनी है। किसी वेक्टर का अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड दिखाना है, किसी वेक्टर का अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड दिखाना है, तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा, ध्यान से देखना, वेक्टर ए का अगर हमें मैग्नीट्यूड बताना है, एक मिनट, पेन का कलर थोड़ा व्हाइट कलर कर लो। वेक्टर ए का अगर मैग्नीट्यूड तुम्हें बताना है, मैग्नीट्यूड, जैसे यहां पे मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, तो मॉड लिखते हैं। मॉड का एक बार यूज मैंने पहले भी किया था शुरू की क्लासेस में। मॉड, मॉड याद है? मैग्नीट्यूड, मॉड। मॉड पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, यहां भी वही चीज होती है, यहां भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, मॉड सिर्फ 5 होगा, यानी ए का मैग्नीट्यूड 5 है। तो इसको या तो ए लिख लो या कभी कभी लोग खाली ए भी लिखते हैं। अगर तुमने एरो नहीं लगाया इसके ऊपर तो वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो सही तरीका तो वैसे ये है, मगर कभी कभी ये तरीका भी चलता है। अगर किसी ने एरो नहीं लगाया तो वो मैग्नीट्यूड होगा। जैसे यहां पर अगर बी की बात करें तो वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा? 10, ठीक है। बताओ वेक्टर सी का, कमेंट करो, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ठीक है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 10 होगा या -10 होगा? वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड है, ऑप्शन ए है तो ये ऑप्शन देता हूं, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड ऑप्शन ए 10 होगा या बी -10 होगा? जल्दी से कमेंट करो, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 10 होगा या -10 होगा? अभी दिया तो है, अभी आते हैं यूनिट वेक्टर में, अभी तो बताया कुलदीप, 2 मिनट रुक जाओ, पहले ये बताओ वेक्टर ए सी का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 होगा या -10 होगा? -10 तो नहीं होगा, ऑप्शन ए। -10 तो नहीं होगा, हाँ -10 नहीं होगा। किसी भी वेक्टर, -10 बोला किसी ने, है ना, -10, ओके। ध्यान से, एक आध बच्चे गलत बताए तो एक्सप्लेन करने का मजा आता है। उसे डिलीट कर दिया, ओके कोई बात नहीं। गलत आए तो ये बहुत बढ़िया तरीका है, गलत कोई भी गलत ऑप्शन दे दो तो डिलीट कर दो, वो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे अच्छा, मेरे लिए सही से ज्यादा इंपॉर्टेंट गलत है, क्योंकि गलत है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, सबने सही किया तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये थोड़ा ड्रॉबैक है। तो तुम जो भी गलत आंसर, गलत वालों को मैं कहता हूं कि घबराओ नहीं, मैसेज चाहो तो डिलीट कर दो, कोई बात नहीं, मगर तुम अपना आंसर दो।
तब तुमको नई चीजें पता चलेंगी। ठीक है, इसमें कोई ऐसी शर्माने वाली बात नहीं है, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। ठीक है, गलत तो सही का सवाल नहीं होता, जितनी गलतियां करोगे उतना सीखोगे फिजिक्स में। तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, कभी नेगेटिव। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ, लेंथ याद रखो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है। वेक्टर सी समझ लो तभी वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, 10 ही होगा। याद रखोगे, इसको कहीं नोट कर लो, जो है ना, जिन बच्चों को दिक्कत हो, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 10 होगा, -10 नहीं होगा। इसीलिए मैंने जानबूझ के पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछने कोई लॉजिक नहीं था। अच्छा, यूनिट वेक्टर पे आ रहे हैं। कुलदीप, ये कौन परेशान है? कुलदीप परेशान है यूनिट वेक्टर के लिए। तो शुरू करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसका एक बहुत स्पेशल सिंबल होता है, क्योंकि वो बहुत स्पेशल है। जो स्पेशल बंदा होता है उसको हम कैप पहनाते हैं, स्पेशल बंदे को हम कैप पहनाते हैं। तो ये कैप पहनाई है ना। नॉर्मल बंदे को कैप नहीं पहनाते, बहुत स्पेशल बंदा होता है। तो ऑब्वियसली अगर किसी ने इसको कैप पहनाई है तो बहुत ही स्पेशल होगा। तो ये बहुत स्पेशल वेक्टर है जिसको हम ए कैप लिखेंगे। मैं थोड़ा पास में बना देता हूं इसके, और जहां पे समझ ना आए प्लीज कमेंट करना। इसीलिए मैं लेक्चर में गूगल मीट पे नहीं आया हूं, क्योंकि कमेंट तो कोई भी कर सकता है, गूगल मीट पे सब लोग नहीं बोल पाते हैं, है ना। इसलिए गूगल मीट पे या तो डाउट वाले होंगे या बहुत स्पेशल हाई है। हाँ, तो कमेंट सारे लोग कर दो, मैं कमेंट बहुत आराम से ए। कुछ और लोगों ने बी कमेंट किया था -10, समझ गया ना। उपेंद्र शर्मा ने कमेंट किया था, है ना। अगर समझ गया तो मिटा दो, डिलीट मार दो कमेंट को। अगर समझ में आ गया तो डिलीट मार दो, नहीं तो फिर डाउट सेशन में पूछना, है ना। बिकॉज मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव। हाँ, किसी का भी मैग्नीट्यूड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। डायरेक्शन प्लस माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपने सिर्फ वेक्टर सी बोला है, मॉड सी नहीं। नहीं, वेक्टर सी का भी मैग्नीट्यूड नहीं, वेक्टर सी जैसी कोई चीज, तो वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 होगा। मैंने मैग्नीट्यूड बोला है। मॉड सी, इसको सी भी लिख सकते हैं, इसको खाली सी भी लिख सकते हैं। खाली सी का भी मतलब मैग्नीट्यूड होता है। तो थोड़ा छुप रहा है, खाली सी का मतलब भी मैग्नीट्यूड होता है। एक सेकेंड, खाली सी का मतलब भी मैग्नीट्यूड ही होता है। ओके, यू गॉट इट। चलो ओके, मैं कमेंट पढ़ता हूं। हमेशा एक ही लेना, हाँ दिल है, एक कैप कभी लिखना है, कभी लिखना, बता रहा हूं, वो बता रहा हूं। पहले तो समझ, बहुत स्पेशल चीज है एक कैप, कब लिखना है बता दूंगा, इसका सबसे ज्यादा यूज है। तो जिस स्पेशल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन मान लो इधर है, इसकी डायरेक्शन पे मैंने एरो लगा दिया, इसको बहुत ध्यान से समझो, ये फिजिक्स की जान है ना। वेक्टर में भी मैं तुम्हें बकवास नहीं पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूं। ठीक है, फिजिक्स वाली चीज जिससे तुम्हें फिजिक्स समझ में आ जाए। ये बहुत ही स्पेशल वेक्टर, ये डायरेक्शन है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर लिखोगे, किसी भी यूनिट वेक्टर ए का जो मॉड होता है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा 1 होता है। कोई भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा 1 होगा। ये कैसा सवाल हुआ, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, ये क्या मतलब हुआ, कैसा सवाल है ये? कोई बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं मैं, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, ये सवाल कैसा है? वेक्टर कितने प्रकार के है ना। ये तो वही हो गया कि अमीबा कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रकार वगैरह कुछ नहीं होता है। वेक्टर के एग्जांपल होते हैं फोर्स वेक्टर, हर तरह का वेक्टर है, जितने क्वांटिटी उतने वेक्टर है। वेक्टर क्वांटिटी अलग अलग होती है, वेक्टर कितने भी प्रकार के नहीं होते, वेक्टर एक ही प्रकार का होता है, वेक्टर होता है ना। कभी कभी कुलदीप जो ऐसा सवाल पूछ लेता है, ये सवाल बहुत हंसी आ रही है, कितने प्रकार के होते हैं, है ना। ये कैसे, किसमें होगा, किसमें कोई वैसे प्रकार कहाँ पे, कौन से सब्जेक्ट बताते कितने प्रकार के होते हैं, पता नहीं। बायोलॉजी वाले जो होता होगा ये इतने प्रकार के होते हैं। खैर, वेक्टर कितने भी प्रकार के नहीं होते, एक ही प्रकार का होता है वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी अलग होती है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज अलग होती है। ओके। हाँ, कभी कभी ये होता है कि एक एक्सियल वेक्टर होता है, प्रकार अगर उसको कह लो, एक एक्सिस के अलावा होता है और एक प्लेन में होता है, तो वो अलग बात है, वो डिफरेंट बात है, उसको ऐसे प्रकार तरह से नहीं कहते। ठीक है, सो इट इज वन टाइप, वो भी वेक्टर होता है।
अगर उसको तुम प्रकार कहते हो तो ठीक है कि एक एक्सियल वेक्टर होता है, तो वो अभी यहाँ पे नहीं बताता हूँ, वो कंफ्यूज हो जाओगे, फिर वो ऐसे ही पूछने में ना लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो फिलहाल मैं इसका जवाब नहीं देता हूँ, ठीक है। वेक्टर कितने प्रकार के, फिर पूछा नहीं, फिर तो ये तो हो गया सर वेक्टर इज अ क्वांटिटी और व्हाट। ये अगर लेक्चर में शुरू में पढ़ोगे उपेंद्र, तो मैंने बताया कि क्वांटिटी क्या होती है, उससे पहले तो मैं पूछना होगा क्वांटिटी, ये लेक्चर हो चुका है, मतलब क्वांटिटी मैंने शुरू में बताई थी, जिस चीज को भी नाप सकते हैं वो क्वांटिटी है, जिस चीज को भी नाप सकते हैं, तो सब कुछ क्वांटिटी है, जिसको फिजिक्स में क्वांटिटी का ही डिस्कशन करते हैं, कोई भी ऐसी चीज डिस्कस नहीं करते जो क्वांटिटी नहीं है। फिजिक्स में लव के बारे में डिस्कस नहीं करते, लव क्वांटिटी नहीं है, जिस चीज को भी हम नाप सकते हैं वो क्वांटिटी है। मेरा मतलब जैसे पैरेलल वेक्टर, जीरो वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ये ऐसे कौन प्रकार याद करेगा, ये सब रहने दो। पैरेलल वेक्टर, दो पैरेलल है तो पैरेलल हो गए, ऐसे ये रटने की चीज मतलब। जीरो वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, डायरेक्शन नहीं है। इक्वल, दो बराबर हो गए। ये प्रकार की तरह से मत याद करो, जब यूज करोगे अपने आप ही पता चल जाएगा। जीरो वेक्टर तो नाम से क्लियर है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, डायरेक्शन कुछ नहीं होती है। पैरेलल वेक्टर, दो जो पैरेलल होते हैं वो पैरेलल वेक्टर होते हैं। इक्वल वेक्टर ऐसे ही रटना नहीं है कुछ भी, सिंपल सिंपल, ये मेन चीज, इसी में टाइम पास होता है, ये पैरेलल है ना। ये सर इतना डीप मत जाओ, मतलब डीप में नहीं जा रहा, सॉरी, डीप में नहीं जा रहा, जितना डीप उतना अच्छा। चलो चलो खैर, मैं इसमें इतना, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, ये काफी इंपॉर्टेंट वेक्टर है। मतलब की बात करते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, है ना। इसके लिए मैं इस वेक्टर को उठा लेता हूं यहां से, है ना। देखना, कमांड सी कर रहा हूं, कमांड वी। वेक्टर को समझाने के लिए सबसे अच्छी चीज है कमांड सी, कमांड वी, है ना। इसको उठा लेता हूं और कमांड सी कमांड वी करते हुए इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करता हूं। ये एक वेक्टर है, ठीक है। तो ये खास क्यों है, ए कैप खास क्यों है, ये स्पेशल क्यों है, मैं बता रहा हूं इसकी स्पेशलिटी क्या है, ठीक है। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। 2 मिनट के लिए मैं कमेंट पढ़ना बंद करता हूं और ये स्पेशल क्यों है यूनिट वेक्टर बता रहा हूं। यहां पे देखना, ग्रीन एरो चलेगा, ग्रीन एरो जो भी है, आई विल टेक इट। ये सपोज करो इसका मैंने सिर्फ बताया, इसकी सिर्फ लेंथ बताई, मान लो इसकी लेंथ बताई 8, है ना। इसका सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड बताया, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड बताया, तो इस वेक्टर को मैं लिख लूंगा, ये एरो ना लगाओ, इस वेक्टर को मैं लिख लूंगा, ध्यान से देखना, वेक्टर b इज इक्वल टू 8a कैप, 8a कैप, ठीक है। वेक्टर b इज इक्वल टू 8a कैप, 8a कैप, ठीक है। 8 इसका मैग्नीट्यूड हो गया, 8 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो वेक्टर b, ये वाला वेक्टर b, ये वेक्टर b है, ये वाला वेक्टर b है। तो यहां पे ये एरो ऐसा दिखाता हूं, ये वेक्टर b है, ये वेक्टर b है, 8a कैप है। 8 क्या है, b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वेक्टर b को उसका मैग्नीट्यूड लिखा b और a कैप कर दिया, b a कैप, b a कैप, है ना। b उसका मैग्नीट्यूड है। बहुत सारे सवाल आ गए। हाँ, पैरेलल वेक्टर, सर इतना डीप मत जाओ, हो गया जितना डीप उतना अच्छा, आगे चलने दो। ये अंश इज राइट। डीप में फिर 12th के कंसेप्ट पीछे चले जाएंगे। हाँ, ये डीप में 12th के कंसेप्ट पे पीछे जाएंगे और बाद में 11th का याद नहीं। ध्यान रखो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ऋषभ। फिजिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फिजिक्स में 11th क्लास का जो सिलेबस है वो 12th के सिलेबस से 10 गुना ज्यादा डिफिकल्ट है, कम से कम। 12th क्लास में कुछ भी नहीं है। जिस बच्चे को 11th क्लास का आता है, 12th क्लास वो 1 महीने में खत्म कर सकता है। 12th क्लास में कुछ भी नहीं है ना। नहीं तो 12th क्लास का सिलेबस, 12th में जिसको भी ये वेक्टर आता है वो 12th क्लास में उसका एप्लीकेशन हर जगह है। तो ये थोड़ा फिजिक्स के साथ ड्रॉबैक पड़ता है। बाकी सब सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे को सारे सब्जेक्ट की नॉलेज है। मैथ्स में 12th में डिफिकल्ट होगा, 11th ईजी होगा, मैथ में 12th बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा।
है ना। केमिस्ट्री की बात करो, केमिस्ट्री में 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। 11 में भी थोड़ा आता है, मगर फिजिक्स जो है वो फिजिक्स का 11th का सबसे डिफिकल्ट होता है। और अगर 11th में नहीं पढ़ोगे तो फिर उसको बच्चे छोड़ देते हैं, और 12th का बहुत इजी होता है। और कभी कभी ऐसा होता है बिना 11th पढ़े 12th तो कर ही सकते हो, थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो, तो वो बहुत डिफिकल्टी आती है। 12th में भी जो मैंने 12th के बच्चों से, 12th के बच्चों की क्लास ले रहा हूँ, उनको कहा है, उनको स्पेशली 3-4 बार कहा है, अब वो आ नहीं रहे हैं तो या तो वीडियो बाद में देखेंगे, उनसे भी कहा है कि तुम 11th की क्लास अटेंड करो, क्योंकि 12th में भी तुम्हें 12th की दिक्कत नहीं होगी, 11th की ही दिक्कत होगी। 11th का सिलेबस जेईई नीट में, समझ आई बात। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 12th कुछ भी नहीं है, 12th बहुत ईजी है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ही क्यों लिया, व्हाई नॉट 2 3 4? अभी समझ में आएगा 1 क्यों लिया, है ना, 2 मिनट में समझ में आएगा 1 क्यों लिया। स्नेहा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। स्नेहा इज वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, है ना। स्नेहा ने इस तरह के सवाल है कि वेक्टर एक ही क्यों लिया, 2 3 4 क्यों नहीं लिया। दिस इज वेरी गुड। तो इसका जवाब थोड़ी देर में मिल जाएगा। जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से, स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्ड ऋषभ, स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्ड किसी का कुछ, फिजिक्स में कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। स्टैंडर्ड एक ही होता है, तुम सवाल कर लो, क्वेश्चन कर लो, ठीक है। स्टैंडर्ड कोई, तुम्हारे अपने स्टैंडर्ड होते हैं, सबके अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं। हाँ, अप्लाई करने में, हाँ चलो, हाँ शुरू करते हैं। बी इज इक्वल टू बी ए ऐसे लिख लेंगे। अब देखो, अब इस डायरेक्शन में ये खास क्यों है, एक ही हमने क्यों लिया। एक और मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूं, या आप कॉपी पेस्ट करना बंद करता हूं, एक और ऐसे वेक्टर बना लेता हूं अलग कलर से। मगर अब जो वेक्टर लेता हूं इसके अपोजिट लेता हूं, ये ऐसे। सपोज करो ये वेक्टर मेरा है, कोई वेक्टर मैंने सी, है ना। सी मगर ए कैप के अपोजिट है, तो वेक्टर सी को मैं लिख लूंगा खाली सी का मैग्नीट्यूड और माइनस ए कैप, क्योंकि ए के अपोजिट है माइनस ए कैप, है ना। प्लीज रिपीट, कौन सा सी वाला, रिपीट मत कराओ, पीछे आके रिपीट कर लो, मैं वैसे ही धीरे धीरे चल रहा हूं। कौन सा, क्या रिपीट करूं, प्लीज रिपीट मतलब कौन सा रिपीट करूं। रिपीट मतलब शुरू से रिपीट करूं, रिपीट का मतलब समझ में नहीं आया। सी वाला रिपीट करूं, बी वाला करूं, क्या करूं, समझ नहीं आया। रिपीट इज नॉट क्लियर, तो पूरा पूरा बताओ। सी वाला रिपीट करो, बी वाला रिपीट करो, ए वाला रिपीट करो, यूनिट वेक्टर पूरा रिपीट करो, या शुरू से रिपीट करो, तो क्लियर करो उसको। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं। सी वेक्टर लिया, सी जो वेक्टर है वो ए कैप के अपोजिट है, ठीक है, ए कैप के अपोजिट है, और उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी, सी का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। यहां पे ये सी का मैग्नीट्यूड लिखा मैंने, ये कुछ भी ले लो, 5 6 जो भी ले लो, यहां पर मुझे सी का मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा और माइनस ए कैप लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 8 जो है, बी क्या है, हाँ ये सवाल अच्छा है, ऐसे सवाल अच्छे हैं। 8 की जगह रिपीट, समझ नहीं आया, हाँ ये 8 की जगह बी क्यों लिखा, क्योंकि बी का मैग्नीट्यूड 8 है, क्योंकि बी का मैग्नीट्यूड 8 है। बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 8 है, एक ही बात है। यहां पे मैग्नीट्यूड लिखना है, मैग्नीट्यूड या तो 8 भी, इसका मैग्नीट्यूड तो लेंथ होगी ना, मैग्नीट्यूड तो कोई लेंथ होगी। ऐसे ही सी का मैग्नीट्यूड भी कुछ होगा, मान लो 8 से कम होगा, मान लो 4 होगा, इसकी जो लेंथ होगी, तो लेंथ यहां पे 4 हो जाएगी। सपोज करो लेंथ यहां पे 4 हो जाएगी, तो 4 लिखेंगे, जो मर्जी हो लिख लो, यहां पे 4 लिख सकते हो, वो तो लेंथ होती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बी वाला नहीं समझ में आया। बी में क्या है, देखो बी जो वेक्टर है नीले, बी जो वेक्टर है वो ए की तरफ ही है, ए यूनिट वेक्टर है, बी ए की तरफ है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन ए की डायरेक्शन में है, मगर उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 8 है। जैसे अभी मैंने यहां पे पीछे समझाया था, जैसे जो बी वेक्टर, यहां पे जो कौन सा वेक्टर था, बी पहले था, सी अपोजिट हो गया। सी जो वेक्टर है वो ए की डायरेक्शन में है, मगर उसके अपोजिट है, तो उसको उसके टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, वो इस वाले यूनिट वेक्टर का कितने टाइम है, 8 टाइम है, तो 8 ऑफ ए वेक्टर, है ना। जैसे अगर अगर ये सिंपल ए लिखा होता, अगर मैं इस पे कैप ना लगाता, सपोज करो थोड़ी देर के लिए, अगर मैं इस पे कैप ना लगाता, ये सब तो एक ही डायरेक्शन में है ना, ठीक है। तो ये बी कितना टाइम हो जाएगा, 8 टाइम, इसका 1 मैग्नीट्यूड है, इसका 8 मैग्नीट्यूड है, तो बी इसका 8 टाइम हो जाएगा,
ठीक है। अगर बी का कोई डबल वेक्टर है, मान लो 2 यूनिट का वेक्टर है कोई, मैं कोई और वेक्टर ले लूं, आई विल चेंज द कलर, ये कोई वेक्टर ले लूं, ये एक ही तरफ ही है, एक ही तरफ है, मगर इसका मैग्नीट्यूड डबल है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है। तो इस वेक्टर का नाम कुछ दे दूं मैं, ई वेक्टर दे दूं, ठीक है। तो ई जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, 2 उसका मैग्नीट्यूड और ए कैप, ठीक है। या ए छोटा वाला ए लिख लो, इसको यूनिट वाले को बहुत स्पेशल सिंबल देते हैं, 2 ए कैप। 2 क्या है, ई का मैग्नीट्यूड है, 2 ए कैप, ठीक है, समझ आया। सी वाला भी रिपीट करता हूं, सी वाला क्या है, ए कैप के अपोजिट डायरेक्शन में है, सी वाला ए कैप के अपोजिट डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो यहां पर मैग्नीट्यूड 4 कर सकते हो, या अगर तुम्हें ये मैग्नीट्यूड 4 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, बहुत सिंपल है, 4 मैग्नीट्यूड कर सकते हो, 4 क्या है, सी का मैग्नीट्यूड है। तो ऐसे समझो ना, इसको 2a लिख लिया, सब ए कैप के सारे वेक्टर, a1 क्यों लिखा, अब बता रहा हूं, ये बता रहा हूं। अब देखो, फिलहाल मैं इसको b को ये मिटा रहा हूं, सबको मैग्नीट्यूड के टर्म में लिख रहा हूं, अब बता रहा हूं, अब 1 क्यों लिया बता रहा हूं। यहां पे 2a कैप लिख रहा हूं, यहां पे 4 है। अब देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की कोशिश करो। ए कैप इस तरफ है, ए कैप इस तरफ है, कर्सर देखो, ए कैप इस तरफ है, ए कैप ले लो इसको, इस वेक्टर को हमने स्पेशल नाम दिया ए कैप, ए कैप नाम दिया, मिटा के लिख देता हूं फिर से, यूनिट वाले को ए कैप। अब सुनना ध्यान से, ये मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक स्पेशल वेक्टर ले लिया जिसका मैग्नीट्यूड 1 था, जो इधर था। अब इसकी दिशा में या इसके अपोजिट, इसकी डायरेक्शन में इसके अपोजिट जितने भी वेक्टर हैं वो सब मैं ए कैप के टर्म में लिख सकता हूं, बस उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। जैसे सी का मैग्नीट्यूड पता है 4, मगर सी ए कैप के अपोजिट है, तो कितना हो जाएगा, -4 ए कैप। इसका हरे वाले का मैग्नीट्यूड कितना, 8 है, वो ए कैप की दिशा में है, तो वो 8 ए कैप हो जाएगा। ये वाला ये जो कौन सा है, ये कौन सा कलर है, पिंक कलर है, इसका मैग्नीट्यूड है 2, मगर ये ए कैप की दिशा में है, तो इसको मैं 2 ए कैप लिख लूंगा। ये सारे वेक्टर जो ए कैप की डायरेक्शन में है या ए कैप के अपोजिट हैं, वो सारे के सारे वेक्टर को मैं ए कैप के टर्म में लिख सकता हूं। इसका मतलब अगर वेक्टर्स के हमें मैग्नीट्यूड पता हो, वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स पता हो, और वो सब सारे वेक्टर एक ही वेक्टर के या तो उसकी डायरेक्शन में हो या उसके अपोजिट हो, इन सबको मैं ए कैप के टर्म में लिख सकता हूं। इन सारों को कभी कभी भूल जाता हूं कि मैं कर्सर से पढ़ा रहा हूं, इन सबको मैं ए कैप के टर्म में लिख सकता हूं सारे। ये ब्राउन वाला वेक्टर, ये बड़ा ग्रीन, ये सब, इन सब वेक्टर को मैंने ए कैप के टर्म में लिख लिया। समझना, यहां पे मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये भी ए कैप के टर्म में है, ये भी ए कैप के टर्म में है, बाद में मैंने बी लिख दिया था वो अलग बात है, ये भी ए कैप के टर्म में है, जितने भी वेक्टर हैं सब ए कैप के टर्म में है। यानी सारे वेक्टर को मैं जो ए कैप के या तो उसकी दिशा में है या उसके अपोजिट है, उन सबको मैं ए कैप के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये सबसे खास बात है, ये मेन बात है। अगर मैंने ए कैप का, इसीलिए ए कैप को 1 लिया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। अगर मैं 2 लेता तो दिक्कत आती, यहां पे 2 लेता, फिर मैं जैसे अगर मैं इसको ए कैप को 2 लेता तो फिर यहां पे 4 लिखना पड़ता, और 4 फिर बी का मैग्नीट्यूड नहीं होता। बी का मैग्नीट्यूड कितना, 8 है, तो इसीलिए मैंने 1 लिया कि खाली इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो और खाली ए कैप का यूज करो। हर जगह मैं ए कैप यूज कर रहा हूं, बस ये जो वेक्टर है इसका मुझे मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। टेंशन मत लो, इस पे बहुत प्रैक्टिस करेंगे, पूरी फिजिक्स में यही एप्लीकेशन है। अभी अगर तुम वेक्टर तुम देखोगे तो सारे, किसी भी लेक्चर में वेक्टर में देखोगे, कोई भी टीचर का लेक्चर देखोगे वेक्टर में, तो वेक्टर में वो उल्टी सीधी चीजें पढ़ाएगा, जो यूज करने वाली चीज होती है वो कभी नहीं पढ़ाएगा। ये मैं तुम्हें यूज करने वाली चीज पढ़ा रहा हूं, इसकी वजह से फिजिक्स आती है, इसकी वजह से जो फिजिक्स में लगता है। मैं भी काफी दिन तक, मतलब जो लॉजिकल है, जो लगाना है वो पहले पढ़ो, जो नहीं लगाना है फालतू में उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इसको लगाना है हर स्टेप में, इसके बिना फिर आगे समझ में नहीं आएगा।
ठीक है, तो वेक्टर में थोड़ा सा बुक में भी फालतू लिखा, वो सब जरूरत नहीं है, फिलहाल जरूरत नहीं है, बाद में एंड में पढ़ा दूंगा। मगर पहले जो मुझे जरूरत है, जो पूरे चैप्टर में लगी है, फोर्थ चैप्टर में, पूरे चैप्टर में लगी है, वो पहले सीख लो और उसकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, पहले मैं इसमें बहुत खास अप्रोच यूज करूंगा, जो जो यूज करना है, जो मुझे 90% क्वेश्चन में यूज करना है, प्रॉब्लम्स में यूज करना है, तभी तुमसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। ठीक है, अदरवाइज तुम कंप्लेन करोगे पढ़ तो लिया मगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। ठीक है, तो इस तरह से है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। समझ आई बात? ओके, आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा, आई थिंक समझ में आया होगा। तो इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर, इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो ये बहुत खास तरह का वेक्टर है जिसको यूनिट वेक्टर है कहते हैं। समझ आई बात? कमेंट यस और नो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यूनिट वेक्टर समझ आया? आई थिंक सबको समझ में आ गया। नीट वालों को समझ में आया? नीट वालों को, जेई वालों को तो मैं आगे, जेई वालों को जो डिफिकल्ट सेक्शन है वो तो मैं उस पे करूंगा। जो अब जो डिफिकल्ट वाला है वो इस पे गूगल लाइव, वो क्या था, गूगल मीट पे करूंगा। ठीक है, उस डिस्कशन करूंगा, वो एकदम डिफिकल्ट वाला। ठीक है, ये समझ आया? ओके, जैसे यूनिट वेक्टर खास था, जैसे यूनिट वेक्टर खास है, इससे भी एक सुपर खास चीज है ना? समझ आया? वेरी गुड। इससे भी एक सुपर 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 खास चीज है, वो याद रखोगे, है ना? यूनिट वेक्टर हमने समझ लिया, तो थोड़ा सा और आगे बस। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, यही पे यही कमेंट करते रहो। यही का पहले नहीं समझ में आया तो नो भी कमेंट करो, जो रिपीट करना है वो रिपीट करवाओ, नहीं तो हर तरह का ऑप्शन है, वॉइस मैसेज भेजो, है ना? वॉइस मैसेज भेजो, फिर डाउट होगी तो गूगल मीट पे सॉल्व करेंगे, तो कोई टेंशन नहीं, फिर बाद में लाइव मिलेंगे। नाउ इससे भी सबसे खास चीज बता रहा हूं, अब सबसे खास चीज बता रहा हूं। यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस होता है। अब सभी लोगों का एक्स और वाई एक्सिस से तो परिचय होगा ही, इंट्रोडक्शन। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस से फिलहाल मैं यहां पे रफली बना रहा हूं, फेयर नहीं बना रहा हूं, जहां पे अच्छी जरूरत होगी वहां फेयर बनाऊंगा। ठीक है, और z एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होता है, एक्स वाई जेड एक्सिस, तो ये देखा होगा ऐसे। तो z एक्सिस कभी कभी ऐसे दिखा देते हैं, ऊपर की तरफ होगा, नहीं तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा। फिलहाल हमें z की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? नॉलेज के लिए देख लो। फिलहाल z एक्सिस ऊपर की तरफ है, प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है ना? एक्स वाई जेड एक्सिस। तो आई थिंक अगर मैं इसको लाइव थोड़ा सा, वैसे इसको प्रेजेंटेशन में भी दिखा सकता था, मगर लाइव मेरे पास है तो आई विल शो यू, या तुम इसको समझ ही सकते हो, मगर फिर भी जस्ट टू ऐसे ही टाइम पास के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बाद में फिर प्रैक्टिकली दिक्कत ना हो। ये आई थिंक थोड़ा सा अगर दिख रहा होगा, ये हो गया, ये दो परपेंडिकुलर है, एक्स और वाई एक्सिस ऐसे हो गए, जेड एक्सिस ऐसे हो गया। या ये समझ लो वर्टिकल में ये वाला एक मार्कर है एक्स और वाई, जेड उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो 3 डायमेंशन में मतलब तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, सारे एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। आई थिंक 3 डायमेंशन देखा ही होगा तुम लोगों ने, तो सब परपेंडिकुलर होंगे। अब यहां पे खास बात क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसका नाम होता है आई कैप। इसको रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इतनी बार यूज होगा कि इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये बार बार यूज होगा। इसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप होता है, जे कैप। और इसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा वो के कैप होगा, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब समझ लो ये तुम्हारे दिमाग में प्रिंट होना चाहिए, ये इसका आई कैप, जे कैप, के कैप, ये। सो आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब उसका मैग्नीट्यूड यूनिट है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। लिखने की जरूरत है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। मैं लिखने में बड़ा परहेज करता हूँ, कौन फालतू में टाइम वेस्ट करे, इससे बढ़िया एक सवाल दे देता हूँ। मुझे लिखने का बहुत आलस है, मैं सोचता हूँ उसी जगह उसके सवाल दे के समझा दूंगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है,
ये भी पता होगा तुम्हें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो सवाल करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। तो लिखने की बजाय मैं सवाल देता हूँ, ठीक है। सपोज करो, अब ये सवाल भी ऐसा है कि तुम्हें बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो बना के कमेंट करो, है ना, बना के कमेंट करो। एक वेक्टर दिया हुआ है ए, दो तीन एक साथ देता हूं, व्हाट्सएप करना। 8 आई कैप कैसा होगा, बना के दिखाओ। ज्यादा बड़े बड़े नहीं तो 2 3 ले लो, 3 आई कैप ले लो, 8 बहुत बड़ा है, 3 आई कैप बना के दिखाओ, ठीक है। चाहे तो 1 सेंटीमीटर ले लेना, 1 सेंटीमीटर कर लेना इसको। बी -4 आई कैप बना के दिखाओ पेपर पे, और ए, ये 3 आई कैप, चलो 2 काफी है ना। एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, सी जो है, रुक जाओ, 4 एक साथ पेपर पे बनाओ। 2 जे कैप, डी -6 जे कैप। ये दोनों एक साथ बनाना, ये दोनों साथ में बनने चाहिए, और ये दोनों साथ में होने चाहिए। चलो पेपर पे बना के व्हाट्सएप करो, और कोई तरीका नहीं है। पेपर पे बना के व्हाट्सएप करो, ठीक है, ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। पेपर पे व्हाट्सएप करो। टेस्ट किस पर लेंगे, टेस्ट टेस्ट तो इस पे ही सही, ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो इसी पे लूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट या डिस्कशन करने वाला देखेंगे, मतलब वो डिसाइड कर लेंगे। गूगल मीट डाउट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, डाउट्स के, जब कम बच्चे हो, डाउट्स के लिए, बहुत हाई लेवल के लिए, या फिर डाउट्स के लिए, उसके लिए। टेस्ट में इसी पे ले लूंगा, टेस्ट में कोई नहीं, टेस्ट में तो कमेंट ही करना पड़ता है, एबीसीडी इसमें ही वैसे ही देखना। अभी तो फिलहाल व्हाट्सएप पे लिख के भेजो, 3 आई कैप, -4 आई कैप। अभी तो इसके ऑब्जेक्टिव टेस्ट थोड़ी देर में आएंगे, है ना। अभी तो ये लिख के भेजो, 3 आई कैप, -4 आई कैप, 2 जे कैप, और -6 के कैप, ये बता के भेजो। ये बना के भेजो, आई एम वेटिंग एट व्हाट्सएप। ये चारों बना के भेजो, फटाफट बना के भेजो। अभी तो यही व्हाट्सएप वाला टेस्ट, अभी तो तुम कर करके भेजो। सब्जेक्टिव टेस्ट तो व्हाट्सएप पे लूंगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट इस पे लूंगा। मतलब ऑब्जेक्टिव जो एक्चुअली मैं, अगर ज्यादा बच्चे टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट इसी पे लूंगा, सिंपल वाला। वेरी गुड स्नेहा, थैंक यू। डी के ऊपर गलती से वेक्टर नहीं लगाया, लगेगा, और सफेद रंग का ही लगेगा, व्हाइट रंग का ही लगेगा। याद रखना, ये बहुत बड़ी गलती है, इट इज ब्लंडर मिस्टेक अगर वेक्टर नहीं लगाते हो, ठीक है, अगर ब्लंडर मिस्टेक। हाँ स्नेहा, वेरी वेरी गुड, बहुत, स्नेहा के क्वेश्चन बहुत लॉजिकल होते हैं। अगर तुमने डी के ऊपर वेक्टर नहीं लगाया तो डी वेक्टर नहीं है, ध्यान रखना। ये कभी तुम मत भूलना, मैं भूल गया गलती से, तुम मत भूलना, वरना टीचर काट देगा। अगर डी लिखा है 6 जे कैप, एक तरफ वेक्टर नहीं लगाया, तो वो गलत होगा, वो एक्सप्रेशन ही गलत होगा। तो वेक्टर इज कंपलसरी, तो ये बहुत ध्यान रखना लगाते समय। इन सबको रिप्रेजेंट करके व्हाट्सएप करो, फटाफट करो, जल्दी से। तब तक मैं फालतू बातें करता हूँ। एक्चुअली में जो गूगल मीट है वो 4-5 लोगों के डिस्कशन के लिए सही है ना। तो डिस्कशन करने वाले जो हाई लेवल के क्वेश्चन है, जिसमें सब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, है ना, वो हम गूगल मीट पे करेंगे। हाई लेवल के क्वेश्चन गूगल मीट पे करेंगे, जो जेई एडवांस वाले हैं, और जो डाउट का सेशन है, डाउट्स वाला, जिन बच्चों को डाउट आती है, वो गूगल मीट पे करेंगे। जैसे नीट का जो सेशन है डाउट वाला, वो गूगल मीट पे करेंगे, ताकि पूछते जाएं क्या पूछना है ना।
इस तरह से। और बाकी जो रेगुलर जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे आते हैं वो, तो डाउट सेशन के लिए लास्ट टॉपिक है। मेरे पास किसी का कमेंट नहीं आया, इतना टाइम थोड़ा लगता है इसमें। अच्छा, फोन कनेक्टेड नहीं, सॉरी, फोन नॉट कनेक्टेड, सॉरी सॉरी, फोन कनेक्टेड नहीं है, टिकटॉक देख रहा था। फोन इज नॉट कनेक्टेड, यस, फोन नहीं कनेक्टेड तो व्हाट्सएप नहीं चलता है। यस, कनेक्टेड हो गया, ओके। तब मेरे को इतनी देर क्यों लग गई, फिर भी नहीं आया। ना, जल्दी करो, फटाफट करके भेजो, इसमें कौन सा मुश्किल है, जल्दी करके भेजो। आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होता है। हाँ, वो जो मतलब क्वेश्चन जो जो क्वेश्चन डिस्कशन वाले हैं, मैं डिस्कशन वाले क्वेश्चन जो तुम्हारे जो जेई एडवांस वाले क्वेश्चन है, जैसे इंटीग्रेशन में डिफिकल्ट वाला सेक्शन है ना, जो 5-6 बच्चे जो जेई एडवांस वाला जो सेशन है वो गूगल मीट पे होगा कुलदीप, जेई एडवांस वाला सेक्शन, जेई एडवांस वाला डाउट वाला सेक्शन और जेई एडवांस वाला, जिन बच्चों को डाउट है, यानी कम डाउट वाला सेशन, ये बैकअप वाला डाउट वाला सेशन। मेन सेशन जो टॉपिक पढ़ाना है वो यूट्यूब पे होगा। स्नेहा का आ गया है? नहीं, जे, वही मुझे गलती कर दी, जे ऊपर की तरफ होता है, गलत है, ऊपर वाला सही है ना, आई कैप वाला सही है, शुरू में गलती हो जाती है ना, ये वाला सही है, 3 आई कैप 4 पीछे, ये सही है, मगर ये वर्टिकली ऊपर की तरफ होगा, नीचे वाला, ये जल्दी में गलती हुई है स्नेहा से, बट बहुत जल्दी दिया, वेरी गुड, बहुत फास्ट दिया, फास्ट में थोड़ा बहुत गलत चलेगा, वेरी गुड, मगर ये फास्ट करके दिया, ये बहुत अच्छी बात है, कितनी फास्ट करके दिया, बाकी सब बच्चे वेट कर रहे हैं, फटाफट रफली करो, फटाफट करो, एक ही स्नेहा का ही आया बस, मतलब ये थोड़ी बहुत गलती चलेगी, फिर मैं बताने मजा आती है, मिस्टेक से घबराओ नहीं, थोड़ा जल्दी करके दो फटाफट। फिजिक्स में गलती करना गलत नहीं होता, फिजिक्स में जितना जल्दी गलती करोगे उतना सीखोगे, मगर गलतियां रिपीट मत करो, एक ही गलती बार बार मत करो, बार बार नई गलतियां करो, ये डू मिस्टेक एंड लर्न। फिजिक्स सीखने का एक ही तरीका है, मिस्टेक्स, डू मिस्टेक्स एंड लर्न, विदाउट मिस्टेक्स यू कांट लर्न, ठीक है। जैसे अभी स्नेहा ने ये मिस्टेक की, अब ये गलती ये दोबारा नहीं करेगी, ये जे को ऊपर दिखाने वाली, जे उधर है, बाकी सही है, अगर इसको वर्टिकल कर दे ना, जे को वर्टिकल कर दे तो सही हो जाएगा, जे को वर्टिकल कर दे, ये सब ऊपर की तरफ कर दे तो सही हो जाएगा, बाकी लोग, मगर आया सिर्फ एक का, बाकी लोग क्या बैठे हुए हैं। चलो अब मैं शुरू करता हूं, आई थिंक हाँ, नहीं नहीं, वो इसमें मैं कोई, इसमें सॉरी वाली बात नहीं है स्नेहा, सॉरी नहीं है, ओनली हाँ, इस फिजिक्स में मिस्टेक करना कोई सॉरी की बात नहीं है, फिजिक्स में बिना मिस्टेक के कोई सीखता ही नहीं है, ठीक है। और हाँ, चलो, विदाउट मिस्टेक यू कांट लर्न फिजिक्स, मगर हाँ, एक और आया है, जल्दी से दिखाता हूं, यस, स्नेहा के बाद ये, यस, जे एक्सिस के अलोंग 2, ओके, आई थिंक मैग्नीट्यूड का थोड़ा ध्यान नहीं रखा है, फिर भी सही है, बहुत अच्छा है नील, वेरी गुड। ये इसमें, मगर अब कुलदीप और राम लखन वगैरह ने करना बंद कर दिया, कि मतलब अगर डिफिकल्ट नहीं होगा तो करेंगे ही नहीं है ना, इजी, ये इंपॉर्टेंट है, मगर करते रहो,
वो डिफिकल्ट क्वेश्चन ही करेंगे, उनके लिए अलग सेशन आ गया सबका। हर्ष का ओके, चलो मैं इसको दिखाता हूँ एक बार, सबका एक बार दिखा देता हूँ। ये टेढ़ा मेढ़ा मत भेजा करो, ये आई क्या, सीधा पिक्चर को सीधा पिक्चर खींचने की कोशिश किया करो। चलो अब मैं शो करता हूँ। ए जो है 3 आई कैप है, ए इज 3 आई कैप। आई कैप अगर मैं यूनिट को ले लूँ, यूनिट वेक्टर ऐसे ले लूँ, मैं इसको रफली बना रहा हूँ, आई कैप अगर ऐसे ले लूँ, अगर यूनिट इतना है तो 3 आई कैप इधर ही होगा, 3 गुना होगा बस, ठीक है। ये ए वेक्टर हो जाएगा, ये 3 टाइम्स होगा, आई थिंक 3 टाइम लग रहा होगा, 3 गुना होगा, ठीक है। जहां पर ए का ये मैग्नीट्यूड है, 3 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इस ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू, पतला पेन ही सही है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है ना, तो यू कैन राइट ए आई कैप, है ना, तो ये ए हो गया। बी उल्टा है आई कैप की डायरेक्शन में, मगर ए से बड़ा है, तो बी ऐसे होगा, बहुत बेसिक है, बी ऐसे बड़ा है। उसके बाद सी की बात करें तो सी ऐसे है, ऊपर की तरफ है, जे कैप किधर होता है, ऐसे, तो सी ऐसे है ना, ट्वाइस ऑफ, मतलब 2 यूनिट लेंथ का है, तो सी ऐसे हो जाएगा। अभी पूछ लो जो पूछना है ना। 2 एक इसमें इस टॉपिक का जो है डाउट सेशंस है ना, डाउट सेशन में मीट पे रखूंगा, डाउट पूछनी होगी तुम्हें कि इसमें क्या समझ नहीं आया, ये जितने भी डाउट सेशंस है यहाँ पर, तो वो उसमें इंटरेक्ट कर सकते हो। सी जो है ये सी हो गया, सी 2 जे कैप हो गया, और डी -6 जे कैप है, तो 1 का 6 टाइम कर दो, डी ऐसे ही दिखाना, नीचे की तरफ हो जाएगा, ये ऐसे दिखाना, डी 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 सॉरी, डी वेक्टर। हाँ इजी है, वेरी गुड, इजी है इसमें गुरु, इसमें या मगर इसका ये यूजफुल है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है आई थिंक, है ना। तो इस पे और ज्यादा सवाल प्रैक्टिस कराने की जरूरत, मतलब ऐसे ही सवाल कराऊंगा और क्या, मतलब ये आगे फिर यूज होता जाएगा, मिक्स करके यूज होता है, तो जो एक आध क्वेश्चन दो ट्राई करो इसको, क्योंकि इस पे मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन और क्या दूंगा, ऐसे ही दूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, एक जो मतलब अभी जो रिसेंट टॉपिक चल रहा है ना, इसका जो सेशन है, जो ये वाले टॉपिक का जो सेशन है, वो हम लोग लाइव, अभी तो क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे ऑब्जेक्टिव, इस वाले सेशन का क्वेश्चन दोनों के लिए जो कॉमन लेवल का है वो लाइव करेंगे, और बाकी जो डाउट वाला सेक्शन है और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन वाला सेक्शन है वो खाली अलग से करेंगे, मतलब लॉजिकली इसमें जिसमें 4-5 बच्चे आते हैं वो सेशन अलग से करेंगे, जिससे कॉमन बच्चों जैसे 20 बच्चे आते हैं वो लाइव करना ही बेटर रहेगा। चलो अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूँ, 20 मिनट बचे हुए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखने की, जिसके लिए हमने इतने पेजेस में यहां से मेहनत की थी, है ना, शुरू से जो मेहनत की थी, अब उसका यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिजिक्स की, सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हें हर जगह यूज करनी है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। लोग पहले एडिशन सीखते हैं, मगर मैं पहले रेजोल्यूशन सिखाता हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, एडिशन तो बाद में भी सीख लोगे, ठीक है, उसके चक्कर में रेजोल्यूशन नहीं हो पाता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सब्जेक्टिव टेस्ट तो वो व्हाट्सएप पे कॉमन ही होगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना, सब्जेक्टिव टेस्ट कॉमन होगा, और सब्जेक्टिव टेस्ट रिसेंट टॉपिक का होगा। अब आज जैसे वेक्टर का लूंगा मैं, है ना, तो जो टॉपिक चल रहा है उसी का लूंगा, पिछले टॉपिक के काफी हो गए, पिछले टॉपिक के जो जिन बच्चों को, एक जैसे 5-6 बच्चों को बहुत अच्छा आ गया, पिछले टॉपिक में बहुत अच्छा आ गया, लास्ट वाले टॉपिक पे, तो उनका लास्ट टॉपिक का डिफिकल्ट अलग से, जेई एडवांस अलग से चलता रहेगा, बार बार मत पूछो, आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब टॉपिक करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर।
रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ही होगा, तो मैं फालतू में दो वर्ड और फालतू क्यों लिखूं, रेजोल्यूशन सिखाता हूं। रेजोल्यूशन का मतलब अगर इंग्लिश आती है तो रेजोल्यूशन का मतलब होता है ब्रेक करना, रिजॉल्व करना, तोड़ना। हिंदी में कहो तो वेक्टर को तोड़ना, है ना। ये फालतू डिस्कशन मत करो नील प्लीज, रिजल्ट आने दो टेंथ का। टेंथ में कौन फेल होता है इन अगस्त? टेंथ की चिंता मत करो, टेंथ का रिजल्ट ही मैटर नहीं करता, ट्वेल्थ का। वैसे भी टेंथ में कौन फेल होता है? ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मैं मोशन तो पढ़ा ही नहीं रहा अभी। अच्छा मोशन मत, ओके। वो हाँ, वो बहुत अच्छी नहीं, जिसको जैसे मैंने जो शुरू में फिर से कमेंट इस पे बात कर रहा हूँ। हाँ, सीबीएसई वाले, अब खैर रेजोल्यूशन की बात करता हूँ, छोड़ो, नहीं तो वो डिस्कशन। अभी मैं कमेंट अभी रुक जाओ 2 मिनट के लिए, मैं इसको सिखा दूँ। 20 मिनट बचा है, 20 मिनट बचा है, ठीक है। आज ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं, सब्जेक्टिव टेस्ट होगा इसके जस्ट बाद 10 मिनट का, जो इसी से होगा, है ना। वेक्टर जो आज पढ़ाया उससे होगा। रेजोल्यूशन की बात करते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहां से इस पे पूरा कंसंट्रेट करो एंड स्टॉप कमेंटिंग फॉर सम टाइम। जैसे अगर मैंने एक वेक्टर लिया है तो उसको तोड़ना कैसे है? तो सपोज मैं एक वेक्टर ले लेता हूं, ये वेक्टर है, किधर भी ले सकता हूं। अभी फिलहाल मैं कमेंट नहीं देख रहा, तो प्लीज कमेंट मत करो। इसको तोड़ना है, इसको वैसे 2 पार्ट में तोड़ने को रेजोल्यूशन कहते हैं। तोड़ने का जो मेथड है वो क्या है? जैसे ये वेक्टर कहीं भी दिया हो सकता है, कहीं भी, इधर उधर, ये स्पेस में कहीं भी। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, इसकी टेल पर एक्स एक्सिस बनाऊंगा, ठीक है। इसको मैं लिखाने के मूड में नहीं हूं प्लीज, है ना। लिखना हो, जिस बच्चे को लिखना हो तो अपने मन से लिख लेना, है ना। जिस बच्चे को लिखने का शौक है थ्योरी, अपने मन से लिख लेना, सुनना और लिख लेना। पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि इसकी टेल पर एक्स एक्सिस, जो मैं बोल रहा हूं सब लिख लेना। इसकी टेल पर एक्स लेंगे और वाई लेंगे, टेल पर एक्स और वाई एक्सेस लेंगे, तो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, क्योंकि लिखी हुई चीज तुमसे कोई नहीं पूछेगा, है ना। तुम्हें यहां पर जो लिखना है वो अपने समझने के लिए लिखना है। तो जिसको जो लैंग्वेज आती है, जिसको हिंदी आती है हिंदी में लिख लेना, जिसको गुजराती आती है गुजराती में लिख लेना, जिसको इंग्लिश आती है इंग्लिश में लिख लेना। ये थ्योरी तुमसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। 11th में सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछेंगे, ठीक है। 11th में अगर कोई कहता है कि थ्योरी पूछेगा, मतलब समझ लो वो सबसे कचरा स्कूल है, जो भी है। थ्योरी तो होती नहीं है, थ्योरी की बात ही नहीं करनी है। थ्योरी सिर्फ जो है समझने के, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए होती है ना। यहाँ पे थ्योरी सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो ठीक है, तो थ्योरी में जो अपनी एक्स लेना, एक्स 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 और वाई एक्सिस टेल पर लेना है, हेड पे नहीं लेना है। तो पहला पॉइंट क्या है, एक्स और वाई एक्सिस टेल पर लेना है, किसी भी लैंग्वेज में लिख लेना, है ना। मैं लिखा नहीं रहा क्योंकि रिकॉर्ड सब हो रहा है, तो लिख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, अगला स्टेप, इसके हेड से एक परपेंडिकुलर डालना है एक्स एक्सिस पे। मेरे पास कलर है तो मैं कलर यूज करूंगा, बढ़िया, आई लव कलर्स। ऐसे परपेंडिकुलर एक्स पे डाला, और अब पिंक कलर यूज करूंगा, और एक वाई पे डाला, ठीक है। एक्स पे डाला और वाई पे डाला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया कि एक वेक्टर बना लिया, जो नीले कलर का वेक्टर बना लिया ऐसे, ठीक है। जो हरे वाले वेक्टर की टेल पे है, हमें हरा वाला वेक्टर गिवन था, हमें ग्रीन वेक्टर गिवन था, ग्रीन वाला गिवन था। मुझे ग्रीन को 2 पार्ट में तोड़ना है। पहला काम क्या किया, इसके टेल पे एक्स और वाई एक्सिस, मैं इसी से टेस्ट में लूंगा, ध्यान से देना, तो स्टेप ढंग से फॉलो करना, ठीक है। यही स्टेप तुम्हें टेस्ट में करने हैं। तो पहला काम क्या किया मैंने, टेस्ट में बता रहा हूं, यही पूछूंगा अभी आज के टेस्ट में, तो बहुत ध्यान से देखो। सवाल ये नहीं दूंगा, मगर सवाल दूसरा दूंगा, मगर करना यही होगा। इसके टेल पे मैंने एक्स बनाया और वाई बनाया, फिर इसके टेल से एक हरा वेक्टर, ये नीला वेक्टर लिया, और उधर मैंने पिंक लिया है तो एक पिंक वेक्टर लिया, ठीक है, ऐसे।
अगर ये पिंक है तो ये दोनों सेम वेक्टर होंगे, ठीक है। तो मान लो यहां पे कोई भी वर्ड लिख लो, ये एक वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर है, तो ये वेक्टर इसका एक पार्ट होगा, ये ax वेक्टर होगा क्योंकि x के अलोंग है, और ये वाला ay वेक्टर होगा, ठीक है। मैं तुम्हें इजी लैंग्वेज में थोड़े समझाता हूं। तो हम वेक्टर a को लिख सकते हैं वेक्टर ax प्लस ay, ठीक है। इसको कुछ लोग ट्राइंगल लॉ से समझाते हैं, मगर ट्राइंगल लॉ भी कौन सा तुम्हें बचपन से पता है, ठीक है। ट्राइंगल लॉ फॉलो करता है वो और कंफ्यूजिंग हो जाता है। किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उससे कठिन चीज समझाओ तो क्या फायदा हुआ। एक्सप्लेन करने का मतलब ये हुआ कि उस चीज को समझाने के लिए उससे आसान चीज, तो मैं आसान चीज से बताता हूं। जैसा देखो, जैसे डिस्प्लेसमेंट, जैसे कोई आदमी यहां पर है, यहां पर आदमी है, ठीक है। आदमी का कलर, हाँ, तो ये आदमी ऐसे चलता है ना, इधर चलता है ना, एक्स के अलोंग चलता है, ए वाई के अलोंग चलता है, ठीक है। तो एक्स के अलोंग ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इन दोनों डिस्प्लेसमेंट का सम क्या होगा, ये। अगर कोई आदमी यहां से शुरू करता है और इधर जाता है, हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था ना एक, कोई आदमी यहां से, मेरा पेन देखना, आदमी यहां से, या कर्सर ज्यादा बड़ा कर्सर देखो, कोई आदमी यहां से चलता है, ऐसे जाता है और ऐसे जाता है, तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, ये एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है, फिर ये वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है। डिस्टेंस तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, सपोज करो अगर ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो डिस्टेंस तो इन दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है। मगर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस, ठीक है। तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्या हो जाएगा, वेक्टर एक्स और ए वाई का सम वेक्टर। तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, ये वाला जो वेक्टर है वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया। समझ आई बात, एकदम पाइथागोरस थ्योरम की तरह है, दो पार्ट में ब्रेक हो गया। तो अगर सपोज करो ये 3 मीटर इधर चला, 3 ये है, या 4 इसको कर लो, 4 ये, 3 ये, तो उनका सम क्या होगा, ये वाला होगा ना, 5, है ना। डिस्टेंस अगर लेते हो तो 7 होगा। एक अलग से एग्जांपल ले लेता हूं समझाने के लिए। अगर कोई पर्सन, इसमें व्हाइट कलर यूज करता हूं, सुनना ध्यान से। अगर कोई पर्सन ऐसे 4 मीटर जाता है, ऐसे 3 मीटर जाता है, तो डिस्टेंस तो 7 मीटर कवर करेगा, मगर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये वाला होगा ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस वेक्टर नहीं है, डिस्टेंस 4 + 3 7 होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाला वेक्टर, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट इसका 5 होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। हाँ, तो ये हमने एक वेक्टर को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, एक वेक्टर को दो पार्ट में हमने ब्रेक कर लिया। फिर एक तो एक पार्ट एक्स एक्सिस के अलोंग है और एक पार्ट किधर है, वाई एक्सिस के अलोंग है ना। एक पार्ट एक्स एक्सिस के अलोंग है और एक पार्ट वाई एक्सिस के अलोंग, ये तरीका हो गया, ठीक है। तो सपोज नाउ एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हमें वेक्टर इसी में देते हैं, सपोज करो हमें वेक्टर ए गिवन था। मैं न्यूमेरिकल कैसे पूछूंगा अभी अभी थोड़ी देर बाद, टेस्ट कैसे लूंगा वो ध्यान से देखना, टेस्ट कैसे लूंगा वो ध्यान से देखना। मैं एक वेक्टर दूंगा, ए वेक्टर है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, मान लो जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और एंगल 37 डिग्री है ना। तो इसकी लेंथ 5 है और एंगल इसका 37 डिग्री है, ये लेंथ 5 हो गई। तो यहां पर मैं बिठा के 5 लिख लेता हूं थोड़ी देर के लिए। इस वेक्टर को कहीं पे और लिख लेता हूं, ये वाला वेक्टर है, ध्यान समझना आखिरी, ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए की जो लेंथ है 5 है और ये 37 डिग्री है,
ठीक है। अब हमें बताना है कि ax कितना होगा और ay कितना होगा। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम, उसके अलावा कुछ नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम, या जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी होगी, है ना। cos 37 क्या हो जाएगा, cos 37 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, बेस को ax लिखना, ax है ना, ax वाला बेस की लेंथ ax है ना, ये वेक्टर की लेंथ ax है, तो ax अपॉन हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है 5, या a भी लिख सकते हो यहां पे। ठीक है, a की वैल्यू 5 है, तो cos 37, अब cos 37 सबको आना चाहिए, फिलहाल मैं बता देता हूं, ये ट्राइंगल होता है ना, इसको याद कर लेना cos 37 की वैल्यू। आई थिंक cos 37 सबको आता होगा, है ना, ये 37 डिग्री है, इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं। हाँ, cos 37 सबको आता है, फिलहाल एक्चुअली मैं अभी वैल्यू छोड़ दो, मैं रट लो फिलहाल, cos 37 नहीं लिख लो, अभी क्या रिदम ब्रेक हो जाता है, फिर मैं cos 37 की वैल्यू 4/5 होती है। जिनको नहीं पता वो कहीं पे नोट कर लो, रट लो इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। cos 37 कैलकुलेटर से देख लो, cos 37 इज 4/5, और ax अपॉन a की वैल्यू कितनी है 5, तो ax कितना हो जाएगा 4, है ना, विजिबल है, ax की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। सिमिलरली अगर हम sin 37 लेते हैं, sin 37 लेते हैं, 30 डिग्री नहीं, sin 37। अब ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें आनी चाहिए बेसिक वाली, जो 10th क्लास में थी। अब किसी बच्चे को अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो मेरे 10th क्लास के वीडियो देखो ट्रिग्नोमेट्री के, 10th क्लास में मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी है। ठीक है, जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, और इसीलिए मैंने थोड़ा सा, अगर बेसिक लेवल पे देखना है मोशन, तो 9th क्लास के वीडियो में मैंने पोस्ट किए थे। sin 37 की वैल्यू कितनी, sin 37 क्या हो जाएगा, दैट विल बी ay अपॉन a। अभी इसका टेस्ट लूंगा तो जो जितना तुम्हें आ पाए, सब्जेक्टिव टेस्ट में ध्यान रखना, पूरा पूरा नहीं करना होता, 100% मत करना। इसके बाद जो मैं टेस्ट लूंगा, किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसको एक ही स्टेप आता है, तो एक स्टेप लिखना, एक जरा सा भी लिखोगे। किसी बच्चे को लिखता है डायग्राम बनाना आता है, तो इसीलिए मैं सब्जेक्टिव टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं, क्योंकि सब्जेक्टिव टेस्ट में पूरा, और प्लीज किसी दूसरे का देख के मत लिखना, उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैंने बार बार बताया कि ये जो सब्जेक्टिव टेस्ट में लास्ट में लेता हूं, इसका कोई मतलब नहीं तुम्हारे मार्क्स से, तुम्हारे पास होने से, तुम्हारे फेल होने से। इसका एक ही पर्पस है, तुम्हें सिखाना। ठीक है, तो प्लीज दूसरे का कॉपी मत करना। अगर तुम कहोगे तो मैं रिपोर्ट भी नहीं बनाऊंगा, खाली ऐसे ही मार्क्स दे दूंगा। तो अपने तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कैसा करना, तो मैं भी उस पर बहुत ज्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूँ, है ना। आपस में कंपैरिजन भी नहीं करूंगा, मगर तुम ईमानदारी के साथ जितना तुम्हें आता हो, उतना नहीं आता हो तो मत करना। ठीक है, मगर जितना, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, जो मर्जी हो, बट डोंट चीट, है ना, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग से कोई फायदा नहीं है, अपना नुकसान होगा तुम्हारा, है ना। जितना तुम्हें आता है उतना ही पोस्ट करना। sin 37 तो रिपोर्ट नहीं बनाऊं, खाली चेक करके दे दूंगा, तुम रिपोर्ट नहीं बनाऊंगा, कंपैरिजन नहीं करूंगा अगर तुम कहोगे तो, है ना। sin 37 क्या हो जाएगा, 3/5, 3/5, है ना, क्योंकि मुझे चेक करना है कि कितना आ गया, तुम्हें कितने स्टेप तक आ गया। और जरूरी नहीं कि अगर तुम्हें डायग्राम बनाना था बस उतना ही कर देना, आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो ay कितना हो गया, ay कितना हो गया, ay अभी फेस शिफ्ट, ay 3 हो गया। अब जो ax है वो प्लस x के अलॉन्ग है, और ay किधर है, इधर है, तो इनकी वैल्यूज निकल चुकी हैं। तो वेक्टर a को हम लिखेंगे, ax की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 4, ठीक है, 4 आई कैप, समझ आएगा, क्योंकि x के अलॉन्ग है, x के अलॉन्ग जो भी वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन 1 होता है, आई कैप के साथ लिख सकते हैं। 4 मैग्नीट्यूड है और आई कैप की तरह 4 आई कैप, और y के अलॉन्ग क्या हो जाएगा 3 जे कैप। ठीक है, 3 जे कैप, y के अलॉन्ग 3 जे कैप। इसी के साथ जो है खत्म करता हूं। टेस्ट में क्वेश्चन कौन सा दूंगा ये पोस्ट भी कर दूंगा, मैं इसी क्वेश्चन को लिख रहा हूं, टेस्ट क्वेश्चन है, और व्हाट्सएप पे भी पोस्ट कर दूंगा इसी का स्क्रीनशॉट लेके, है ना। इसी का स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन समझा देता हूं। टेस्ट क्वेश्चन है, सिमिलर तरह से क्वेश्चन है, सेम, इसको ढंग से देख लेना।
सिमिलर तरह का क्वेश्चन है, सब कुछ वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है, सारा कुछ वैसे ही है, जितना आए उतना करना, बेसिक से पूरा प्रॉपर तरीके से करना। मैं इधर ले लेता हूं, बस ये है। एक मिनट, वही वेक्टर इधर है, ठीक है, और ये वाला एंगल एक्सिस में बना देता हूं, चलो थोड़ा काम आसान कर देता हूं, है ना, इसके टेल पे एक्सिस बनाता हूं, चलो। तो ये वेक्टर ए है, ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड 5 है, सेम, और ये वाला एंगल 37 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, ठीक है। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट इट इन आई कैप जे कैप फॉर्म, रिप्रेजेंट इन आई कैप जे कैप फॉर्म, आई कैप जे कैप फॉर्म, है ना, आई कैप जे कैप फॉर्म, ओके। तो इस टेस्ट के बाद जो है व्हाट्सएप पे मुझे कमेंट करना कि कितने लोग वो, अच्छा ये जो एडवांस वाली क्लास है ये कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखना। तो बच्चे मुझे जो गूगल मीट वाली, दैट इज नॉट कंपलसरी, ये एक्चुअली में जिन अच्छे बच्चों की इच्छा हो सवाल करने की, आज मन कर रहा है सवाल करने का, और टाइम भी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना। जो लोग शुरू से बहुत मतलब कुछ जो बच्चे जो ऊपर लेवल पे है, जो जिनको अच्छे अच्छे सवाल चाहिए, बहुत कठिन सवाल चाहिए, बहुत हाई फाई इंटीग्रेशन में भी डिफिकल्ट चाहिए, वो मुझे कमेंट कर देना कि कौन कौन कमेंट कर, वो मुझे कमेंट करना कि हमें चाहिए। तो क्लास का टाइम रख लेंगे 8, इतना हुआ 8:30, ठीक है, 8:30, जेई एडवांस, है ना, जे जे एक सिंबल बना लो, है ना। तो जो जो जिसको आना हो अपना कमेंट कर देना जेई एडवांस, जे ए, जिसको भी जेई एडवांस। तो मैं देख लूंगा कितने लोग हैं, 5 लोग हैं तो फिर गूगल मीट कर देते हैं, वो जेई एडवांस, ठीक है, जेई कमेंट कर देना। बाकी जो डप्ट वाले हैं, नीट नीट का तो वो संडे को हो गया ना। हाँ, क्वेश्चन पूरा कर दो, रिप्रेजेंट इन आई कैप जे कैप फॉर्म, इसका स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, इसी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, है ना। आई कैप ए का मैग्नीट्यूड आई थिंक समझ में आ गया ना, इसी को रिप्रेजेंट करना है, 10 मिनट में टेस्ट सबमिट कर देना है। तो हाँ, तो ऐसे मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर देना, तो 15-20 मिनट बाद शुरू कर देते हैं, 15 से 20 मिनट बाद, है ना, जे ओके, व्हाट्सएप पे कमेंट कर देना। तो उसमें खाली डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे, और जेई एडवांस में खाली मुझे नहीं बोलना होगा, तुम भी बताओगे, मैं तुमसे मेथड पूछूंगा, क्या मेथड होगा, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, तो तुम भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो वो शुरू करेंगे 8:30 से, 8 कितना हो गया, 8 आई थिंक 8:30, है ना, टेस्ट करके सबमिट करो 8:30 से। तो इसको मैं जल्दी से पोस्ट करता हूँ, ये